एक ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चो म्यान म्यान एक साधारण लड़की है जो अपनी पढ़ाई की फीस भरने के लिए चिकन बनाकर बेचती है। लेकिन एक रात हुई गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अस्पताल में डॉक्टर उसे बताती है कि उसके शरीर पर काफी गंभीर चोट आई है, इसलिए कुछ समय तक उसे फिजिकल रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर एक और चौंकाने वाली बात बताती है कि म्यान म्यान 1 महीने की प्रेग्नेंट है। डॉक्टर उससे कहती है कि वो जल्द फैसला करे कि बच्चे को रखना है या अबॉर्शन करवाना है। म्यान म्यान अबॉर्शन का खर्च पूछती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि इसके लिए 10,000 युआन लगेंगे। ये रकम सुनते ही म्यान म्यान परेशान हो जाती है, क्योंकि कई सालों में जमा किया गया उसका पूरा पॉकेट मनी भी केवल 1,000 युआन है। अब उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बाकी 9,000 युआन कहाँ से आएंगे। SCN 2। अस्पताल से निकलने के बाद म्यान म्यान चिकन की डिलीवरी लेकर एक रेस्टोरेंट पहुंचती है। वहाँ की मालकिन उसे देखते ही जल्दी अंदर बुलाती है और पूछती है कि चिकन पहुंच गया या नहीं। आज रेस्टोरेंट में कुछ खास मेहमान आए हैं जो चिकन बनाने का पूरा प्रोसेस भी पूछ सकते हैं। मालकिन को डर है कि शेफ ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए वो म्यान म्यान से कहती है कि जरूरत पड़ने पर बात संभाल लेना। उधर प्राइवेट रूम में कुछ लोग यी चेंगी के साथ बैठे हैं। उनमें से एक कहता है कि ब्रदर यी ने उस लड़की को ढूंढने के लिए लगभग पूरा हाइशी शहर छान मारा, लेकिन वो अब तक नहीं मिली। दूसरा जानना चाहता है कि आखिर वो कौन है जिसके लिए चेंगी इतनी मेहनत कर रहा है। चेंगी उसे अपने काम से मतलब रखने और चुप रहने को कह देता है। तभी बाहर खड़ी म्यान म्यान को चेंगी की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनते ही वो पहचान जाती है कि यही वो आदमी है जिसके साथ उस रात उसका सामना हुआ था। वो घबरा जाती है और बिना किसी को बताए वहां से निकलने लगती है, लेकिन रेस्टोरेंट की मालकिन उसे रोककर पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। म्यान म्यान बहाना बनाती है कि घर में जरूरी काम है और उसे तुरंत लौटना होगा। उसे डर है कि अगर उस रात की बात फैल गई तो उसके घर वाले उसे मार डालेंगे। SCN 3 म्यान म्यान जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है, लेकिन चेंगी को उसकी पीठ देखकर कुछ जाना पहचाना सा महसूस होता है। वो अपने लोगों से उसे रोकने के लिए कहता है। चेंगी म्यान म्यान से पूछता है कि वो भाग क्यों रही थी, क्योंकि वो खुद उसी को ढूंढ रहा था। चेंगी को याद है कि उस रात वाली लड़की के लंबे और सीधे बाल थे। सामने खड़ी म्यान म्यान के बाल घुंघराले हैं, इसलिए चेहरा देखने के बाद वो कहता है कि ये वो लड़की नहीं है। म्यान म्यान राहत महसूस करती है। वो मन में सोचती है कि उस रात उसने हाइलिंग की ब्लैक ड्रेस पहनी थी और अपने बाल भी सीधे किए थे, इसलिए चेंगी उसे पहचान नहीं पाया। रेस्टोरेंट के लोग चेंगी से माफी मांगते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसने केवल गलत लड़की समझ लिया था। चेंगी जाने लगता है तो म्यान म्यान अचानक उसे रोककर कहती है कि वो उसका पैसा देता है। चेंगी पलटकर पूछता है कि उसने क्या कहा। म्यान म्यान कहती है कि उसने उसे चोट पहुंचाई है, इसलिए उसे कॉम्पेंसेशन देना होगा। रेस्टोरेंट की मालकिन हैरान होकर म्यान म्यान को डांटती है कि वो इस तरह किसी बड़े आदमी से पैसे कैसे मांग सकती है, लेकिन म्यान म्यान जानती है कि उसी आदमी की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई है और अब उसे अबॉर्शन के लिए पैसे चाहिए। वो चेंगी से 10,000 युआन मांगती है, फिर याद आने पर रकम घटाकर 9,000 कर देती है, क्योंकि 1,000 उसके पास पहले से हैं। बातचीत के दौरान 8,850, 5,000 और 1,000 जैसी अलग अलग रकम सामने आती हैं। म्यान म्यान किसी तरह पैसे पाने की कोशिश करती रहती है, जबकि आसपास के लोग मानते हैं कि आजकल की लड़कियां बहुत बड़ी रकम मांगने लगी हैं। एक जगह 50,000 की बात भी आती है, लेकिन ट्रांसलेटेड बातचीत पूरी तरह साफ नहीं है। आखिर चेंगी अपने लोगों को उस रहस्यमयी लड़की की एक आखिरी बार तलाश करने का आदेश देता है। अगर वो फिर भी नहीं मिली तो वे बीजिंग वापस चले जाएंगे। रेस्टोरेंट की मालकिन म्यान म्यान को डांटती है कि वो पहले ऐसी नहीं थी और अब लोगों से पैसे ऐंठने लगी है। वो उससे निराश होकर बाकी लोगों के साथ वहां से चली जाती है। सबके जाने के बाद हाइलिंग को म्यान म्यान की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। वो हैरान होकर पूछती है कि ये कब हुआ। म्यान म्यान उसे धीरे बोलने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई और ये बात सुने। म्यान म्यान बताती है कि ये उसी रात हुआ था जब वो बाहर गई थी और नशे में थी। हाइलिंग उससे पूछती है कि क्या उसे उस आदमी का चेहरा याद है और उस रात उनके बीच कितनी बार रिलेशनशिप बना था। म्यान म्यान को केवल इतना याद है कि वो आदमी उससे उम्र में काफी बड़ा लग रहा था और बहुत ज्यादा फायर्स था। हाइलिंग कहती है कि वो सोच रही थी उस रात बार ओनर किसी लड़की के साथ क्यों नहीं जा पाया। अब उसे समझ आता है कि किसी बड़े आदमी ने पहले ही मौका ले लिया था। उसकी इस बात की वजह से वो बार ओनर का एहसान भी नहीं चुका सकी। म्यान म्यान कहती है कि वो पहले बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। आज उसका सामना उसी आदमी से दोबारा हुआ और उसे लगा कि वो भी म्यान म्यान को ढूंढ रहा है। इसके बाद म्यान म्यान हाइलिंग को डार्क ग्रीन कफलिंग दिखाती है जो वो उस रात गलती से अपने साथ ले आई थी। उसे डर के कारण वो चेंगी को लौटा नहीं पाई। म्यान म्यान को कफलिंग बहुत महंगा और असली जेमस्टोन का बना हुआ लगता है। उसे लगता है कि इसे बेचकर अच्छी रकम मिल सकती है, जिससे उसके सारे कर्ज और अबॉर्शन का खर्च निकल जाएगा।
लेकिन हाइलिंग उससे झूठ बोलती है कि ये असली जेमस्टोन नहीं बल्कि कांच का मामूली टुकड़ा है। वो म्यान म्यान से कहती है कि इसे उस आदमी को बिल्कुल वापस मत करना। उसके अनुसार बड़े उम्र वाले आदमी बहुत चालाक होते हैं। अगर उसने म्यान म्यान को ढूंढ लिया तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। हाइलिंग कहती है कि वो कफलिंग को बहुत दूर फेंक देगी जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर वो म्यान म्यान को बताती है कि गैंगजी ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा है। वो म्यान म्यान को साथ चलकर मूड ठीक करने की सलाह देती है, लेकिन म्यान म्यान साफ मना कर देती है। वो अब कभी बाहर नहीं जाना चाहती। हाइलिंग भी कहती है कि उसका न जाना ही बेहतर है। हाइलिंग को याद है कि उस रात म्यान म्यान ने बाल सीधे किए थे, मेकअप लगाया था और टाइट ब्लैक ड्रेस पहनी थी। इसी वजह से वो बिल्कुल अलग और बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाइलिंग अकेले बाहर जाने का फैसला करती है और म्यान म्यान को कुछ और पैसे उधार देने का वादा करती है ताकि वो अबॉर्शन के लिए पूरी रकम जमा कर सके। म्यान म्यान भावुक होकर कहती है कि हाइलिंग उसके लिए बहुत अच्छी है। हाइलिंग भी दोस्ती का दिखावा करते हुए कहती है कि आखिर वे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाइलिंग उसी ब्लैक ड्रेस और डार्क ग्रीन कफलिंग के साथ उन लोगों के पास पहुंचती है जो चैंगी के लिए रहस्यमयी लड़की को ढूंढ रहे हैं। वे बताते हैं कि ब्रदर यी जिस लड़की से उस रात मिला था उसने ब्लैक ड्रेस पहनी थी। उसके बाल लंबे और सीधे थे और उसका फिगर भी काफी अच्छा था। उनमें से एक कहता है कि चैंगी को फेस ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, फिर भी उस लड़की ने उसका ध्यान खींच लिया। इसलिए चैंगी का उसे इतनी बेताबी से ढूंढना साबित करता है कि वो पहली बार किसी लड़की की ओर आकर्षित हुआ है। वे मजाक में ये भी कहते हैं कि शायद वही लड़की भविष्य में यिशंग ग्रुप की मालकिन बन जाए। हाइलिंग पूछती है कि क्या वे चू म्यान म्यान को ढूंढ रहे हैं। पुरुष बताते हैं कि चैंगी का एक डार्क ग्रीन कफलिंग भी उस रात गायब हो गया था और उन्हें लगता है कि वही लड़की उसे अपने साथ ले गई। ये सुनकर हाइलिंग उनके सामने म्यान म्यान वाला कफलिंग रख देती है। सभी लोग उसे पहचान लेते हैं और तुरंत चैंगी को फोन करते हैं। वे उसे बताते हैं कि ब्लैक ड्रेस पहनने वाली लंबे सीधे बालों वाली लड़की मिल गई है और उसके पास चैंगी की चीज भी है। चैंगी बिना देर किए उनसे एड्रेस भेजने के लिए कहता है। दूसरी तरफ म्यान म्यान अपने काम से जा रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। चैंगी उसे संभालने आता है तो म्यान म्यान फिर उसे देखकर परेशान हो जाती है। उसे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग भी शुरू हो चुकी है। चेंगी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। म्यान म्यान बार बार कहती है कि उसे नीचे उतार दे और वो खुद ठीक है। असल में उसे डर है कि डॉक्टर के सामने चेंगी को उसकी प्रेगनेंसी का पता चल जाएगा। वो हॉस्पिटल में भी चिल्लाकर कहती है कि उसे ट्रीटमेंट नहीं करवाना। चेंगी उसके विरोध पर ध्यान नहीं देता। वो उसे प्रॉपरली बैठने और शांत रहने को कहता है। म्यान म्यान अचानक अपनी ट्राईसाइकिल की चिंता करने लगती है। चेंगी हैरान होकर पूछता है कि क्या उसकी टूटी फूटी ट्राईसाइकिल उसकी जान से ज्यादा जरूरी है। म्यान म्यान कहती है कि अगर वो चोरी हो गई तो उसकी माँ उसे मार डालेगी। चेंगी उसे हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है और खुद ट्राईसाइकिल वापस लाने चला जाता है। म्यान म्यान रजिस्ट्रेशन करवाते समय सोचती है कि शायद चेंगी उतना बुरा आदमी नहीं है। वो एक पल के लिए उसे प्रेगनेंसी की सच्चाई बताने के बारे में भी सोचती है। कुछ देर बाद म्यान म्यान को लगता है कि उसका बच्चा नहीं रहा। वो वहाँ मौजूद एक महिला के साथ किसी दूसरी प्रक्रिया के लिए जाने से मना कर देती है और हॉस्पिटल से निकल जाती है। चेंगी ट्राईसाइकिल के लिए टॉ ट्रक की व्यवस्था करके वापस आता है। उसे रिसेप्शन पर पता चलता है कि घुंघराले बालों वाली लड़की जा चुकी है। वो गुस्से में सोचता है कि उसे फिर से बेवकूफ बनाया गया है। उसे ब्लीडिंग तक नकली लगने लगती है। वो कहता है कि म्यान म्यान ने एक बार फिर उसे ब्लैकमेल किया और अब वो उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। हाइलिंग फोन पर किसी को बताती है कि उसने उस लड़की को रोक लिया है और पूछती है कि वे अब तक पहुंचे क्यों नहीं। वो मन ही मन म्यान म्यान से जलती भी है कि ऐसी साधारण लड़की को इतना हैंडसम और अमीर आदमी कैसे मिल सकता है। चेंगी वहां पहुंचकर हाइलिंग को ध्यान से देखता है। ब्लैक ड्रेस, लंबे सीधे बाल और उसके पास मौजूद कफलिंग देखकर वो पूछता है कि क्या उस रात वाली लड़की वही थी। हाइलिंग बिना हिचकिचाए कहती है कि हाँ, वो लड़की वही है। इस तरह वो म्यान म्यान की पहचान और उसके साथ हुई पूरी घटना को अपना बताकर चेंगी को धोखा दे देती है। हॉस्पिटल से अकेली निकल चुकी म्यान म्यान मान लेती है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो दुखी होकर अपने बेबी से माफी मांगती है। उसके पास न पैसे थे, न कोई सहारा और न ही उसे उस समय पूरी सिचुएशन समझ आ रही थी। म्यान म्यान घर लौटती है तो उसकी अडॉप्टिव मदर पहले से गुस्से में उसका इंतजार कर रही होती है। वो देर से लौटने और ट्राईसाइकिल का एक्सीडेंट करवाने के लिए म्यान म्यान को डांटती है। म्यान म्यान डरते हुए बताती है कि गाड़ी किसी से टकराकर टूट गई। उसकी माँ और ज्यादा भड़क जाती है। वो पूछती है कि म्यान म्यान ने ट्राईसाइकिल के साथ खुद को क्यों नहीं खत्म कर लिया। म्यान म्यान कॉम्पेंसेशन में मिले पैसे उसके सामने रख देती है और कहती है कि इन पैसों से वे नई गाड़ी खरीद सकते हैं।
इतनी बड़ी रकम देखकर माँ का गुस्सा थोड़ा कम होता है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि पैसे मिल जाने से म्यान म्यान की गलती खत्म नहीं हो जाती। सजा के तौर पर उसे अगले दिन खाना नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उसे अपने थर्ड अंकल के लिए कुछ और चिकन तैयार करके पहुंचाने होंगे। म्यान म्यान डरते हुए पूछती है कि क्या उसका छोटा भाई डिलीवरी कर सकता है, लेकिन माँ उसे मारने दौड़ती है और कहती है कि अब उसमें जवाब देने की हिम्मत भी आ गई है। खुद को बचाने के लिए म्यान म्यान तुरंत मान जाती है कि वो ही जाएगी और अपनी माँ से उसे न मारने की विनती करती है। अगले दिन हाइलिंग कार लेकर म्यान म्यान को लेने पहुंचती है। म्यान म्यान पूछती है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन हाइलिंग उसे ज्यादा सवाल न करने और कार में बैठने के लिए कहती है। रास्ते में हाइलिंग अपनी महंगी कार दिखाकर पूछती है कि कैसी लगी। वो बताती है कि पूरे शहर में ऐसी केवल एक ही कार है और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे खरीद कर दिया है। इसकी कीमत 10 लाख युआन से भी ज्यादा है। इतनी रकम सुनकर म्यान म्यान हैरान रह जाती है। हाइलिंग म्यान म्यान को एक जगह छोड़ती है और कहती है कि वो जल्दी अंदर जाकर वापस आ जाए। हाइलिंग बाहर दरवाजे पर उसका इंतजार करेगी। म्यान म्यान उसकी बात पर भरोसा करके अंदर चली जाती है। म्यान म्यान के जाते ही हाइलिंग खुद से कहती है कि वो उसे दोष न दे। उसके अनुसार अगर कोई इंसान अपने बारे में नहीं सोचेगा तो दुनिया उसे जीने नहीं देगी। हाइलिंग म्यान म्यान से किए जा रहे धोखे को समझती है, फिर भी खुद से वादा करती है कि भविष्य में मौका मिलने पर वो उसका कर्ज चुका देगी। इसी दौरान चेंगी हाइलिंग से पूछता है कि क्या उसने उसके साथ कैपिटल लौटने के प्रपोजल पर विचार कर लिया है। हाइलिंग कहती है कि उसने अच्छी तरह सोच लिया है, वो उसके साथ जाने और उसकी बात मानने के लिए तैयार है। चेंगी के सामने हाइलिंग खुद को वही लड़की बनाकर पेश कर चुकी है जिसे वो उस रात से ढूंढ रहा था। म्यान म्यान चिकन डिलीवरी लेकर थर्ड अंकल के घर पहुंचती है। थर्ड अंकल उसे देखकर खुश हो जाता है और अंदर आने के लिए कहता है। म्यान म्यान चिकन उसके पास छोड़कर तुरंत वापस जाना चाहती है क्योंकि उसकी माँ घर पर काम के लिए इंतज़ार कर रही है, लेकिन थर्ड अंकल उसे जाने नहीं देता। वो कहता है कि पहले साथ बैठकर कुछ खाएगी फिर जाएगी। म्यान म्यान लगातार मना करती है तो वो खुलासा करता है कि उसकी माँ ने म्यान म्यान को पत्नी बनाकर उसके हवाले कर दिया है। ये सुनकर म्यान म्यान घबरा जाती है। थर्ड अंकल कहता है कि अगर वो उसकी बात मानेगी तो वो उसके साथ नरमी से पेश आएगा। म्यान म्यान उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। वो म्यान म्यान को ऊंचा बनने का नाटक बंद करने के लिए कहता है और जबरदस्ती करने लगता है। म्यान म्यान अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध करती है। इसी स्ट्रगल में थर्ड अंकल घायल हो जाता है। वो गुस्से में म्यान म्यान और उसकी ग्रैंड मदर को मार डालने की धमकी देता है। ग्रैंडमा म्यान म्यान को बताती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो एक पेंडेंट निकालकर म्यान म्यान को देती है और बताती है कि जब वो छोटी थी और उन्हें मिली थी तब यही पेंडेंट उसके गले में था। संभव है कि इसे उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने छोड़ा हो। ग्रैंडमा उसे वो पेंडेंट लेकर तुरंत भाग जाने के लिए कहती है। वो साफ कहती है कि म्यान म्यान यहाँ से बहुत दूर चली जाए और वापस ना आए। म्यान म्यान ग्रैंडमा को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन सिचुएशन बहुत खतरनाक है। वो वादा करती है कि एक दिन वापस आकर ग्रैंडमा को अपने साथ ले जाएगी। म्यान म्यान भागते हुए हाइलिंग को फोन करती है और उससे जल्दी आने के लिए कहती है। उसके सामने एक और प्रॉब्लम है, उसके पास आईडी कार्ड नहीं है और बिना आईडी के वो कहीं दूर नहीं जा सकती। इसलिए उसे खतरा होने के बावजूद एक बार घर वापस जाकर अपना आईडी कार्ड लेना पड़ेगा। म्यान म्यान घर पहुंचती है तो वहाँ एक कोरियर उसकी माँ को कोई जरूरी लेटर देने आया होता है। माँ उस लेटर को जबरदस्ती लेना चाहती है और कहती है कि वो म्यान म्यान की माँ है, इसलिए उसे दे दिया जाए। लेकिन कोरियर साफ कहता है कि नियम के अनुसार एडमिशन नोटिस केवल उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका नाम उस पर लिखा है। माँ उन नियमों को बेकार बताकर लेटर छीनने की कोशिश करती है। तभी म्यान म्यान वहाँ पहुँच जाती है और पूछती है कि क्या ये उसका एक्सेप्टेंस लेटर है। कोरियर उससे पूछता है कि क्या वही चू म्यान म्यान है। उसके हाँ कहने पर वो आईडी कार्ड मांगता है। म्यान म्यान तुरंत आईडी लेकर आती है। वेरिफिकेशन के बाद कोरियर उसे एक्सेप्टेंस लेटर सौंप कर बधाई देता है। वो बताता है कि म्यान म्यान का एडमिशन इंपीरियल यूनिवर्सिटी में हुआ है, जो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल है। म्यान म्यान को यकीन नहीं होता कि वो बीजिंग की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गई है। कोरियर उसकी तारीफ करता है और लेटर संभाल कर रखने के लिए कहता है। कोरियर के जाते ही घर वाले फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। वे एडमिशन लेटर और उसकी पढ़ाई को बेकार बताते हैं। अडॉप्टिव फैमिली का एक लड़का कहता है कि उसे म्यान म्यान पसंद नहीं और वो उसे पत्नी नहीं बनाना चाहता। माँ उसके इस तरह जवाब देने पर उसे मारने दौड़ती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर म्यान म्यान वहाँ से निकल जाती है। उसकी माँ पीछे से धमकी देती है कि वो पता लगा लेगी कि म्यान म्यान कहाँ गई है। उसे भागकर म्यान म्यान हाइलिंग के पास पहुँचती है और कहती है कि वो शहर छोड़ रही है। हाइलिंग उसकी हालत देखकर पहले प्रेगनेंसी और बच्चे को लेकर कुछ हैरानी जताती है। वो पूछती है कि
म्यान म्यान कहाँ जाएगी और क्या उस आदमी को उस रात की सच्चाई पता चल गई है। म्यान म्यान कहती है कि उसे खुद नहीं मालूम कि वो कहाँ जाएगी, लेकिन अब वो वहाँ नहीं रह सकती। उसके घर वालों ने उसे थर्ड अंकल से शादी करने के लिए मजबूर किया, इसलिए उसका भागना जरूरी है। हेलिंग उसे जल्दबाजी में कोई कदम न उठाने की सलाह देती है और अपने घर चलकर पूरी बात बताने के लिए कहती है। म्यान म्यान मान जाती है। वो कहती है कि अगर आज हाइलिंग उसे लेने नहीं आती तो उसकी माँ उसे पकड़कर दोबारा थर्ड अंकल के पास पहुंचा देती। हाइलिंग के मुंह से निकलता है कि वो निकम्मा आदमी एक लड़की को भी नहीं रोक पाया। फिर वो अपनी बात बदलते हुए म्यान म्यान से कहती है कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, उन्होंने कई साल उसे पाला है और उनके इस एहसान को नहीं भूलना चाहिए। म्यान म्यान साफ कहती है कि वे उसके माता पिता नहीं हैं। हेलिंग उसे अगले दिन जाने की सलाह देती है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। वो कहती है कि म्यान म्यान एक रात उसके घर रुक सकती है और उसके परिवार को पता भी नहीं चलेगा। म्यान म्यान हाइलिंग का धन्यवाद करती है। हेलिंग फिर बेस्ट फ्रेंड होने का दिखावा करते हुए कहती है कि अगर वो उसका साथ नहीं देगी तो फिर कौन देगा। हेलिंग बच्चे के बारे में पूछती है। म्यान म्यान उदास होकर कहती है कि बेबी अब नहीं रहा। हेलिंग उसे ज्यादा दुखी न होने को कहती है और उसके लिए एक ग्लास मिल्क लेने चली जाती है। हेलिंग म्यान म्यान को मिल्क देती है। उसे पीने के कुछ समय बाद म्यान म्यान को चक्कर आने लगते हैं। वो हाइलिंग का नाम लेते हुए कहती है कि उसका सिर बहुत घूम रहा है और फिर होश खो देती है। म्यान म्यान के बेहोश होते ही हाइलिंग का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो कहती है कि म्यान म्यान यहाँ से नहीं जा सकती। वो चाहती है कि म्यान म्यान यहीं रहकर पूरी जिंदगी मुश्किलों का सामना करती रहे। हाइलिंग मानती है कि वो उसके साथ गलत कर रही है, लेकिन खुद से कहती है कि जब उसकी अपनी जगह और पोजीशन पक्की हो जाएगी तब वो किसी तरह म्यान म्यान का कर्ज चुका देगी। कुछ देर बाद म्यान म्यान की अडॉप्टिव मदर और बाकी लोग हाइलिंग के घर पहुंच जाते हैं। वे दरवाज़ा पीटते हुए म्यान म्यान को बाहर आने के लिए कहते हैं। उसकी माँ धमकी देती है कि अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो वो उसे तोड़ देगी। म्यान म्यान धीरे धीरे होश में आती है और हैरान होती है कि उसकी माँ को हाइलिंग के घर का पता कैसे चला। इसके बाद वो अपने चेहरे को छूती है और महसूस करती है कि उसके साथ कुछ किया गया है। वो बार बार पूछती है कि उसके चेहरे को क्या हुआ। बाहर खड़ी माँ उसे धमकी देती है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो उसे जान से मार देगी। थर्ड अंकल को घायल करने के कारण सभी लोग उसे सबक सिखाना चाहते हैं। म्यान म्यान समझ जाती है कि अगर वे उसे दोबारा पकड़ लेंगे तो वो इस बार बच नहीं पाएगी। वो दरवाजा खोलने के बजाय किसी दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद परिवार दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, लेकिन वहाँ म्यान म्यान नहीं मिलती। कई मुश्किलों के बाद म्यान म्यान पेंडेंट से जुड़ी जगह तक पहुँचती है। ये क्लू उसे एक टेम्पल तक लेकर आया है। वो उम्मीद करती है कि शायद यहीं उसे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चल जाए। म्यान म्यान भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे अपने माँ पिता मिल जाएं। तभी एक महिला उसके पेंडेंट को पहचान कर पूछती है कि क्या वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तलाश में आई है। म्यान म्यान हाँ कहती है और उम्मीद से पूछती है कि क्या वही उसकी माँ है। महिला के साथ मौजूद आदमी कहता है कि हाँ, वो महिला उसकी माँ है और वो खुद उसका पिता है। दोनों दावा करते हैं कि वे ही म्यान म्यान के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। वे बताते हैं कि कई सालों से रोज इस टेम्पल में आते रहे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि किसी दिन उनकी बेटी इसी क्लू की मदद से यहाँ लौटेगी। वे कहते हैं कि उन्होंने म्यान म्यान को बहुत लंबे समय तक ढूंढा। महिला उसे गले लगाकर कहती है कि इतने सालों में उसने बहुत तकलीफ उठाई होगी। अब सब ठीक हो गया है क्योंकि उनका पूरा फैमिली फिर से एक हो गया है। दोनों म्यान म्यान से उनके साथ घर चलने के लिए कहते हैं। म्यान म्यान इमोशनल होकर उन्हें मॉम और डैड कहती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसके असली माता पिता मिल गए। वो खुशी खुशी उनके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर पहुंचने के बाद वो कपल म्यान म्यान को एक खूबसूरत बेडरूम दिखाता है। वे कहते हैं कि अब से ये कमरा उसी का होगा और पूछते हैं कि उसे पसंद आया या नहीं। म्यान म्यान इतने अच्छे कमरे और अपने लिए दिखाई जा रही केयर से बहुत खुश हो जाती है। वो अपने नए मिले मॉम डैड को धन्यवाद देती है। वे उसे आराम करने के लिए कहकर कमरे से चले जाते हैं। अकेली होने के बाद म्यान म्यान कमरे को ध्यान से देखती है। उसे सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। वो खुद से कहती है कि उसके माता पिता उसके साथ कितने अच्छे हैं। अब वो ऑर्फन नहीं रही और उसके पास भी अपना फैमिली है। म्यान म्यान के कमरे से जाते ही घर वालों का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। जियांग शुएर नाराज होकर कहती है कि वो इस पूरे फैमिली ड्रामा का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो म्यान म्यान को अपनी बहन मानने से साफ इनकार कर देती है। शुएर उसे बदबूदार विलेज गर्ल कहती है और दावा करती है कि उसके पूरे शरीर से चिकन फार्म जैसी स्मेल आती है। उसे डर है कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे कि उसकी एक कंट्री गर्ल जैसी बहन है। वो कहती है कि म्यान म्यान उसकी सिस्टर नहीं बल्कि एक अनवांटेड लड़की है। उसकी माँ उसे ऐसी बातें कम बोलने की वार्निंग देती है, खासकर म्यान म्यान के सामने। वो याद दिलाती है कि फिलहाल उन्हें ये नाटक जारी रखना होगा। शुएर पूछती है कि अगर म्यान म्यान की शादी उस पावरफुल आदमी से हो गई और उसे वहाँ पसंद किया जाने लगा तो क्या वो भविष्य में जियांग फैमिली से बदला नहीं लेगी।
माँ उसे चिंता न करने के लिए कहती है। उसके अनुसार मियान मियान ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी। जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली है, उसकी 2 फियांसेस पहले ही मर चुकी हैं। ये भी कहा जाता है कि वो महिलाओं के करीब नहीं जाता और पूरे बीजिंग के सोशल सर्कल में कोई अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करना चाहता। इसी वजह से उस फैमिली की बारी आई है। माँ कहती है कि वो अपनी प्यारी शुएर की शादी ऐसे आदमी से नहीं कर सकती जहाँ उसे पूरी जिंदगी विडो की तरह रहना पड़े। इसलिए मियान मियान को बायोलॉजिकल डॉटर बनाकर घर लाना उनके प्लान का हिस्सा है। मामिया अपनी नई माँ को परेशान देखकर पूछती है कि उनकी आंखों में क्या हुआ है। उसे लगता है कि शायद उसके इस घर में वापस आने से माँ खुश नहीं है। वो माफ़ी मांगकर कहती है कि अगर उसके कारण फैमिली को परेशानी हो रही है तो वो यहाँ से चली जाएगी। उसकी माँ तुरंत उसे रोककर कहती है कि ये उसी का घर है और उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो असली मुद्दे पर आते हुए बताती है कि मियाँ मियाँ के दादा ने कई साल पहले उसकी शादी का एक रिश्ता तय किया था। अब मियाँ मियाँ वापस मिल चुकी हैं, इसलिए वो परिवार पुराने मैरिज एग्रीमेंट को पूरा करवाना चाहता है। ये बात सुनते ही मियाँ मियाँ कहती है कि ये सब बिल्कुल बेकार है। उसकी माँ उसके सामने मजबूरी दिखाते हुए कहती है कि वो और जियांग जियानगुओ भी उसे इतनी जल्दी शादी के लिए भेजना नहीं चाहते। लेकिन उसके पिता की कंपनी इस समय बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसी हुई है और केवल वही परिवार उनकी मदद कर सकता है। माँ फिर होने वाले ग्रूम की तारीफ करती है। वो कहती है कि वो आदमी बुरा नहीं है, वो हैंडसम है, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और दोनों फैमिलीज का रिश्ता भी बराबरी का माना जाएगा। इसलिए मियाँ मियाँ उससे शादी करके किसी नुकसान में नहीं रहेगी। मियाँ मियाँ उसकी बातें सुनकर कहती है कि अगर वो आदमी इतना ही अच्छा है तो शुएर को उससे शादी कर लेनी चाहिए। वो खुद किसी भी मामले में शुएर जितनी अच्छी नहीं है, शुएर उससे ज़्यादा केपेबल है, इसलिए उस आदमी से शादी करके वही ज़्यादा खुश रहेगी। उसकी माँ तुरंत कहती है कि वो बेकार की बातें कर रही हैं। ये मैरिज एग्रीमेंट शुएर के लिए नहीं बल्कि मियाँ मियाँ के लिए तय किया गया था। मियाँ मियाँ उन्हें याद दिलाती है कि अभी उसकी लीगल मैरिज एज भी नहीं हुई है। वो शादी करने के बजाय अपने परिवार की दूसरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। अगर भविष्य में जियांग फैमिली की कंपनी सच में बैंकरप्ट हो गई तो वो चिकन्स तैयार करके पूरे परिवार के लिए पैसे कमा सकती है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि उसे चिकन संभालना और तैयार करना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन उसके माता पिता उसकी बात स्वीकार नहीं करते। वे पूछते हैं कि क्या वो अपने पिता की परेशानी और फैमिली का फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए इतना सा सैक्रिफाइस भी नहीं कर सकती। इतना इमोशनल प्रेशर डालने के बाद भी मियाँ मियाँ साफ कह देती है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। मियाँ मियाँ के साफ इनकार के बाद जियांग जियानगुओ अपनी पत्नी के साथ अलग जाकर बात करता है। उसकी पत्नी नाराज होकर कहती है कि जिस अच्छी बेटी को वे ढूंढ कर लाए हैं वो उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मियाँ मियाँ भले ही गांव से आई हों, लेकिन वो इतनी बेवकूफ़ भी नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे खुद को किसी अनजान आदमी से शादी के लिए सौंप दे। जियांग जियानगुओ अपनी पत्नी को ही दोष देता है कि उसके तरीके सही नहीं हैं, इसलिए मियाँ मियाँ ने उनकी बात नहीं मानी। उसकी पत्नी जवाब देती है कि अगर उसे इतना ही पता है तो वो खुद कोई तरीका निकाल कर दिखाए। जियांग जियानगुओ कहता है कि किसी इंसान से अपनी बात मनवानी हो तो पहले उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढनी पड़ती है। वो मियाँ मियाँ की कमजोरी पहले ही अपनी पत्नी को दे चुका है। उसे पूरा यकीन है कि 3 दिन के अंदर मियाँ मियाँ खुद अपनी इच्छा से शादी के लिए हाँ कर देगी। साफ है कि मियाँ मियाँ की दादी की बीमारी ही वो कमजोरी है जिसका इस्तेमाल करके ये दोनों उसे मजबूर करना चाहते हैं। उधर मियाँ मियाँ सच में अपने परिवार की मदद करने के लिए नौकरी ढूंढने निकलती है। उसके पास अभी डिग्री नहीं है, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिल रहा। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला उसके पास आकर पूछती है कि क्या वो नौकरी ढूंढ रही है। वो खुद को एक मिडिलमैन बताकर कहती है कि वो मियाँ मियाँ को आसानी से काम दिलवा सकती है। मियाँ मियाँ खुश होकर पूछती है कि क्या वो सच में उसके लिए नौकरी ढूंढ सकती है। महिला उससे पूछती है कि उसे कौन सा काम सबसे अच्छे से आता है। मियाँ मियाँ बिना किसी गलत मतलब के बता देती है कि उसे चिकन तैयार करना बहुत अच्छे से आता है। बचपन से यही काम करते करते उसके हाथ काफी तेज हो चुके हैं। लेकिन वो महिला उसकी बात का दूसरा मतलब समझ लेती है और मियाँ मियाँ की सीधी सादी बातों को सुनकर कहती है कि आजकल की लड़कियां कितनी खुलकर अपनी स्किल्स बता देती हैं। मियाँ मियाँ को उसकी बातों का गलत मतलब समझ नहीं आता। वो पूरी ईमानदारी से दोबारा कहती है कि उसके हाथ सच में बहुत अच्छे चलते हैं। महिला कहती है कि वो एक ऐसी जगह जानती है जो मियाँ मियाँ के लिए बिल्कुल सही रहेगी। मियाँ मियाँ उसे अच्छी इंसान समझकर साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। महिला उसे एक जगह ले जाकर कहती है कि सारा काम पहले से तय हो चुका है और वो तुरंत काम शुरू कर सकती है। मियाँ मियाँ बार बार उसका धन्यवाद करती है, मगर वो महिला मन ही मन सोचती है कि मियाँ मियाँ के अंदर जाने के बाद ही उसे अपने पैसे मिलेंगे। अंदर पहुंचकर मियाँ मियाँ रसोई देखकर पूछती है कि क्या उसे यही काम करना है। महिला उल्टा पूछती है कि रसोई में क्या
करना है। मियाँ मियाँ जवाब देती है कि चिकन बनाने का काम तो रसोई में ही होगा। तभी उसे कपड़े बदलने और चेहरे से मास्क हटाने को कहा जाता है। मियाँ मियाँ साफ कहती है कि वो मास्क नहीं उतारेगी और यहाँ केवल चिकन बनाने आई है। अब उसे समझ आने लगता है कि ये कोई सामान्य किचन नहीं है। वो नौकरी छोड़कर घर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे कहते हैं कि काम पूरा किए बिना वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। महिला अपने लोगों को मियाँ मियाँ के कपड़े उतारने का आदेश देती है। मियाँ मियाँ खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए लगातार कहती है कि उसे हाथ न लगाएं। जबरदस्ती उसका मास्क हटाया जाता है। वहाँ मौजूद लोग उसका चेहरा और शरीर देखकर हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं कि उसकी शक्ल और फिगर को देखकर अब समझ आया कि वो अपनी स्किल्स को लेकर इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रही थी। मियाँ मियाँ उन्हें बताती है कि उसके चेहरे पर स्कार है। महिला कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मास्क पहनाकर और लाइट्स बंद करके किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। मियाँ मियाँ फिर भी साफ मना करती है और घर जाने की जिद करती है। उसे पीटने की धमकी देकर चुप कराया जाता है। इसके बाद उसे जबरदस्ती एक चियोंगसाम पहनाकर ऊपर बने वीआईपी रूम की ओर ले जाया जाता है। उसी समय चेंगी अपने दादा की शादी वाली जिद से परेशान है। दादा ने साफ कह दिया है कि पिछले महीने जियांग परिवार की जिस लड़की के साथ उसका रिश्ता तय किया गया था, अगर चेंगी उससे मिलने और शादी करने नहीं गया तो वो अपनी सर्जरी नहीं करवाएंगे। इतना ही नहीं, दादा अगले दिन उसके सामने मर जाने तक की धमकी दे चुके हैं। चेंगी समझ जाता है कि इस बार दादा केवल उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहे, वे सच में इस शादी को लेकर सीरियस हैं। इसका मतलब है कि हाइलिंग से शादी करने का जो वादा उसने किया था, अब उसे वो वादा तोड़ना पड़ सकता है। मजबूरी में वो वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाता है। को ऊपर ले जाते समय उसकी नज़र अचानक चेंगी पर पड़ जाती है। उसे लगता है कि यही आदमी उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। वो तुरंत उसकी तरफ भागकर मदद मांगती है और कहती है, अंकल मुझे बचा लीजिए। वहाँ मौजूद महिला चेंगी से पूछती है कि क्या वो इस लड़की को जानता है। अपनी बात साबित करने के लिए मियाँ मियाँ उसे उस रात की बातें याद दिलाती है। वो कहती है कि चेंगी ने वादा किया था कि वो उसका एहसान चुकाएगा और मियाँ मियाँ उससे जो भी मांगेगी वो उसे दे देगा। मियाँ मियाँ खुद को उसकी छोटी फैरी कहती है और बार बार उससे यहाँ से बाहर निकालने की विनती करती है। ये सुनकर चेंगी हैरान रह जाता है। उस रात उन दोनों के बीच क्या हुआ था और उसने क्या कहा था, ये बात केवल 3 लोग ही जान सकते थे। वो खुद, उस रात उसके साथ मौजूद लड़की और वो इंसान जिसने पूरी घटना की साजिश रची थी। इसलिए मियाँ मियाँ का उसकी कही हुई बातों को दोहराना मामूली बात नहीं थी। चेंगी आखिरकार मियाँ मियाँ को अपने साथ ले जाता है, मगर सुरक्षित जगह पहुंचते ही उसका व्यवहार फिर सख्त हो जाता है। वो मियाँ मियाँ से पूछता है कि उसे यहाँ किसने भेजा है। मियाँ मियाँ साफ कहती है कि उसे किसी ने नहीं भेजा, वो केवल वहाँ से निकलना चाहती थी और अब घर जाना चाहती है। वो वादा करती है कि इसके बाद चेंगी को कभी परेशान नहीं करेगी और दोनों के बीच जो भी था उसे बराबर मान लिया जाए। जब चेंगी उससे पूछता है कि अगर सब बराबर हो गया है तो वो अभी तक वहाँ क्यों खड़ी है, मियाँ मियाँ का गुस्सा बाहर आ जाता है। वो कहती है कि चेंगी ने पहले उसका फ़ायदा उठाया था, अगर वो अब उसे यहाँ से नहीं जाने देगा तो वो पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा देगी। चेंगी पूछता है कि पुलिस उसे किस जुर्म में गिरफ्तार करेगी। मियाँ मियाँ बिना डरे कहती है कि उसने उसके साथ रेप किया था। वो बार बार इसी बात पर जोर देती है। चेंगी उल्टा कहता है कि जब वो पुलिस को बुलाने ही वाली है तो अगर उसने अब सच में कुछ नहीं किया तो उसकी शिकायत बेकार चली जाएगी। वो मियाँ मियाँ को डराकर फिर पूछता है कि उसे किसने भेजा। मियाँ मियाँ रोते हुए कहती हैं कि उसे सच में किसी ने नहीं भेजा और उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो चेंगी को झूठा और वादा तोड़ने वाला आदमी कहती है। मियाँ मियाँ की हालत और उसकी बातों को देखकर चेंगी को लगने लगता है कि वो उसके दुश्मनों की भेजी हुई कोई चालाक लड़की नहीं है। उसे अपने कठोर तरीके पर भी पछतावा होता है। आखिर वो मियाँ मियाँ से कहता है कि कपड़े ठीक कर ले, क्योंकि वो उसे यहाँ से बाहर ले जाएगा। मियाँ मियाँ अपने आंसू रोककर उससे जल्दी चलने को कहती है। दोनों बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि हाइलिंग वहां पहुंच जाती है। वो चेंगी को देखते ही खुशी से उसके पास आती है और कहती है कि वो उसे काफ़ी देर से ढूंढ रही थी। हाइलिंग उसे याद दिलाती है कि उसने उससे शादी करने का वादा किया था। वो वेडिंग ड्रेसेस तक देखने जा चुकी है और चेंगी अब अपना फैसला नहीं बदल सकता। वो उसके साथ राजधानी आने के लिए सब कुछ छोड़ चुकी है, इसलिए अब चेंगी को उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तभी हाइलिंग की नज़र मियाँ मियाँ पर पड़ती है और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो हैरान है कि मियाँ मियाँ यहाँ कैसे पहुँची, क्योंकि जाने से पहले उसने मियाँ मियाँ की अडॉप्टिव मदर को उसका पता बता दिया था। उसे लगा था कि मियाँ मियाँ का परिवार उसे पकड़ लेगा और वो कभी राजधानी तक नहीं पहुँच पाएगी।
मियामिया भी हाइलिंग को चैंगी के इतना करीब देखकर सवाल करती है। तब हाइलिंग बताती है कि चैंगी उसका बॉयफ्रेंड है। वो चैंगी का परिचय ही चैंगी के नाम से करवाती है और मियामिया को अपनी सबसे अच्छी दोस्त बताती है। मियामिया ये सुनकर चौंक जाती है। वो उस रात की सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन हाइलिंग उसे बोलने नहीं देती। हाइलिंग कहती है कि वो जानती है मियामिया उसके लिए परेशान है, लेकिन चैंगी उसकी बेगुनाही साबित कर चुका है और भविष्य में वे दोनों शादी करने वाले हैं। इसलिए एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मियामिया को उन्हें शुभकामनाएं देनी चाहिए। मियामिया कहती है कि यह संभव ही नहीं है और फिर से उस रात की बात शुरू करती है। हाइलिंग तुरंत उसे चुप कराकर कहती है कि वो उसे दोष नहीं देती। वो तो मियामिया को उस दिन बार में अकेला छोड़कर जाने के लिए भी माफ़ कर चुकी है। अगर मियामिया उसे वहाँ छोड़कर नहीं जाती तो वो चैंगी जैसे सिंसियर आदमी से नहीं मिलती। हाइलिंग की बातें सुनते सुनते मियामिया को अपने चेहरे पर पड़े निशान और उसके साथ हुई धोखेबाजी याद आती है। वो सीधे हाइलिंग से पूछती है कि क्या उस दिन उसके चेहरे के साथ वही सब किया गया था। हाइलिंग अनजान बनने की कोशिश करती है और पूछती है कि मियामिया कैसी बातें कर रही हैं। चैंगी के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए हाइलिंग कहती है कि मियामिया ने ही उसे उस रात की सारी बात बताई थी। वो दावा करती है कि मियामिया उसकी चिंता के कारण उसे चैंगी से दूर करना चाहती है। फिर वो सबके सामने ये भी बता देती है कि मियामिया का हाल ही में मिसकैरेज हुआ है और उसे अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। अब मियामिया अपना गुस्सा रोक नहीं पाती। वो हाइलिंग को घटिया और बेशर्म कहती है। हाइलिंग चैंगी के पास जाकर दर्द का बहाना करती है। मियामिया उसे छोड़ने से इनकार कर देती है और यहाँ तक कहती है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो चैंगी को भी मार देगी। बात बढ़ते बढ़ते मियामिया हाइलिंग को काट लेती है। जब हाइलिंग उसे कुत्ता कहती है तो मियामिया जवाब देती है कि वो कुत्ता नहीं है, बल्कि कुत्तों को काटती है। वो हाइलिंग और चैंगी को एक दूसरे का गलत साथ देने वाली जोड़ी कह देती है। मियामिया स्वीकार करती है कि हाइलिंग को बेस्ट फ्रेंड मानना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो उससे हमेशा के लिए दोस्ती ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो चैंगी को भी अंधा कहती है। मियामिया के चले जाने के बाद चैंगी को लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन हाइलिंग तुरंत एक नई कहानी बना देती है। वो माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मियामिया को हेरिडिटरी मेंटल इलनेस है और कई बार वो अपने व्यवहार पर कंट्रोल नहीं रख पाती। बचपन से उसे हाइलिंग की चीज़ें लेने और उसकी नकल करने की आदत थी। जब से हाइलिंग ने उसे चैंगी के बारे में बताया, मियामिया खुद को ही उस रात वाली लड़की मानने लगी। चैंगी बिना साफ जवाब दिए हाइलिंग को वहाँ से चलने के लिए कहता है। मियामिया उसी चियोंगसाम में जियांग परिवार के घर लौटती है। उसे देखते ही जियांग शुएर पूछती है कि वो कहाँ गई थी और इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। शुएर पहली बार मियामिया की असली खूबसूरती देखकर मन ही मन जल उठती है, क्योंकि जिसे वो बदसूरत समझती थी वो उससे कहीं ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। मियामिया जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन शुएर जोर जोर से अपनी माँ को बुलाकर कहती है कि मियामिया बाहर किसी आदमी के साथ घूम कर आई है। मियामिया बार बार कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसे अपनी बात समझाने का मौका दिया जाए। शुएर की मां आते ही अपनी बेटी की बात मान लेती है। शुएर कहती है कि मियामिया ने बाहर जाकर पूरे परिवार की इज्जत खराब कर दी है। मियामिया फिर सफाई देना चाहती है, मगर उसकी मां साफ कह देती है कि अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वो मियामिया को अपने कमरे में जाने का आदेश देती है और कहती है कि उसके पिता के लौटने पर वही उससे हिसाब करेंगे। मियामिया की बात एक बार फिर बिना सुने ही उसे कमरे में भेज दिया जाता है। मियामिया के जाने के बाद शुएर अपनी माँ से कहती है कि वो गाँव से आई लड़की उससे ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती है। उसकी माँ उसे शांत रहने को कहती है और याद दिलाती है कि मियामिया के चेहरे पर अभी भी स्कार हैं। वो शुएर को भरोसा दिलाती है कि शादी का इंतजाम लगभग पूरा हो चुका है और ये परिवार के लोग भी जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। उनके मुताबिक चैंगी की किस्मत ऐसी है कि जो भी उसकी पत्नी बनेगी उसके लिए मुसीबत आएगी, इसलिए मियामिया के पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे होंगे। शुएर को बस इंतजार करना है और मियामिया खुद ही उनके रास्ते से हट जाएगी। दूसरी तरफ जियांग जियानगुओ मियामिया से अकेले बात करता है। मियामिया उसे समझाती है कि पिछली रात वो किसी आदमी के साथ गलत काम करने नहीं गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी नई माँ और शुएर दोनों उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रही। जियांग जियानगुओ उसके सामने एक केयरिंग पिता बनने का नाटक करता है। वो कहता है कि मियामिया उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है, इसलिए वो बिना किसी शर्त के उस पर विश्वास करता है। वो उसे समझाता है कि माँ और शुएर की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। मियामिया पहली बार किसी पिता से अपने लिए ऐसी बात सुनती है, इसलिए भावुक होकर उसका धन्यवाद करती है। इसके बाद जियांग जियानगुओ कहता है कि उसने मियामिया के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। वो अभी ये नहीं बताता कि सरप्राइज क्या है और केवल कहता है कि मियामिया अगले दिन खुद देख लेगी। अगले दिन जियांग जियानगुओ मियामिया को अपने साथ लेकर एक कमरे में जाता है। वहाँ मियामिया की नजर अचानक अपनी दादी पर पड़ती है। वो विश्वास नहीं कर पाती कि दादी सच में उसके सामने है। मियामिया दौड़कर दादी से लिपट जाती है और पूछती है कि वो यहाँ कैसे पहुंची। वो रोते हुए कहती है कि
उसने दादी को बहुत याद किया। दादी भी उसे प्यार से अपने पास लगाकर कहती हैं कि उन्होंने भी अपनी बच्ची को बहुत याद किया है। काफ़ी समय बाद दोनों को एक दूसरे के पास देखकर मियाँ मियाँ बेहद खुश होती हैं। जियांग जियानगुओ कुछ देर उन्हें मिलने देता है, फिर मियाँ मियाँ को बाहर आने के लिए कहता है ताकि दादी थोड़ी देर आराम कर सकें। मियाँ मियाँ खुशी खुशी उसके साथ कमरे से बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे अभी तक जियांग जियानगुओ के असली इरादे का पता नहीं है। कमरे से बाहर आते ही जियांग जियानगुओ पूछता है कि मियाँ मियाँ को उसका तैयार किया हुआ सरप्राइज कैसा लगा। मियाँ मियाँ कहती है कि उसे ये सरप्राइज बहुत पसंद आया और वो अपने पिता का धन्यवाद करती है। लेकिन जियांग जियानगुओ का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वो कहता है कि उसके पास मियाँ मियाँ को बताने के लिए एक बुरी खबर है। मियाँ मियाँ घबराकर पूछती है कि उसकी दादी को क्या हुआ है। जियांग जियानगुओ बताता है कि दादी को कैंसर है और उनकी हालत अच्छी नहीं है। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें कीमोथेरेपी करवानी पड़ सकती है, लेकिन इलाज का खर्च बहुत ज़्यादा है। वो दावा करता है कि वो इतना खर्च नहीं उठा सकता। ये सुनते ही मियाँ मियाँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बार बार पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपने पिता से कहती है कि चाहे कुछ भी हो, वो दादी को बचाना चाहती है। दादी मर नहीं सकती, क्योंकि वही एक इंसान है जिन्होंने बचपन से उसका साथ दिया है। जियांग जियानगुओ उसके सामने खुद को मजबूर दिखाते हुए कहता है कि वो भी दादी को बचाना चाहता है, लेकिन उसकी कंपनी बैंक्रप्सी के करीब है और शायद उनका घर भी हाथ से निकल जाएगा, इसलिए चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। मियाँ मियाँ रोते हुए कहती हैं कि कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। तभी जियांग जियानगुओ कहता है कि सच में एक रास्ता है। अगर मियाँ मियाँ ये परिवार में शादी करने के लिए तैयार हो जाएं, तो वहाँ से उन्हें बहुत बड़ा डाउरी अमाउंट मिलेगा। उस पैसे से न केवल दादी का पूरा इलाज हो सकता है, बल्कि उसकी डूबती कंपनी भी बच सकती है। इतना कहकर वो मियाँ मियाँ से पूछता है कि क्या वो दादी और अपने पिता की कंपनी के लिए ये शादी करने को तैयार है। मियाँ मियाँ कुछ पल दादी के बारे में सोचती है। जिस दादी ने उसे बचपन से संभाला, अब उनकी जिंदगी बचाने का एक ही रास्ता उसके सामने रखा गया है। आखिर वो जियांग जियानगुओ से कहती है कि वो शादी करेगी। वो खुद को समझाती है कि बात केवल शादी की ही तो है। अगर उसकी एक हाँ से दादी की जान बच सकती है, तो वो इसके लिए तैयार है। जियांग जियानगुओ दोबारा पूछता है कि क्या उसने सच में अच्छी तरह सोच लिया है। मियाँ मियाँ बिना अपना फैसला बदले कहती है कि हाँ, वो इस शादी के लिए राजी है। मियाँ मियाँ को जरा भी अंदाजा नहीं कि उसके पिता ने दादी की बीमारी को जानबूझकर उसकी कमजोरी बनाया है। उधर ये परिवार के घर में दादा स्टुअर्ट शू से पूछते हैं कि जियांग परिवार को भेजे जाने वाले बेट्रोथल गिफ्ट्स तैयार हैं या नहीं। शू बताता है कि सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं। दादा कहते हैं कि जियांग परिवार ने पिछले कुछ सालों में भले ही कई बेवकूफ़ियां की हों, लेकिन फिलहाल राजधानी का कोई भी बड़ा परिवार अपनी बेटी की शादी ये परिवार में नहीं करना चाहता। इसकी वजह चेंगी के 30वें जन्मदिन से जुड़ी मुसीबत और उसके परिवार पर लगा हुआ कथित श्राप है। शू पूछता है कि क्या दादा अभी भी ताहे टेम्पल के एबट की भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। दादा कहते हैं कि पहले वो भी इन बातों पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में जो कुछ हुआ उसके बाद इसे पूरी तरह नज़रअंदाज करना मुश्किल है। दादा बताते हैं कि उनके 3 बेटे थे, जिनमें से 2 कम उम्र में ही मर गए। उनका सबसे छोटा बेटा बड़ी मुश्किल से जवान हुआ। जब उन्हें लगा कि अब वो शादी करके परिवार को आगे बढ़ाएगा, तब उसकी भी प्लेन क्रैश में मौत हो गई। उसके बाद परिवार में केवल छोटा सा चेंगी बचा था। दादा ने इतने साल चेंगी को बहुत संभाल कर पाला। जब भी उसकी शादी तय की गई, कोई न कोई एक्सीडेंट हो गया। अब राजधानी के बड़े परिवार पीठ पीछे कहते हैं कि ये परिवार की वंश परंपरा खत्म होने वाली है। कुछ लोग ये तक कहते हैं कि उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा दौलत है, इसलिए उनकी ज़िंदगी छोटी होगी और परिवार में कोई अगली पीढ़ी नहीं बचेगी। ताहे टेम्पल की भविष्यवाणी के मुताबिक यह किस्मत तभी बदल सकती है जब चेंगी 30 साल का होने से पहले एक लकी चाइल्ड का पिता बने। चेंगी का 30वां जन्मदिन करीब आ रहा है, इसलिए दादा के पास ज़्यादा समय नहीं बचा। शू पूछता है कि चेंगी को खूबसूरत महिलाओं में भी कोई दिलचस्पी नहीं होती, तो क्या वो मिस जियांग को स्वीकार करेगा। दादा कहते हैं कि पहले शादी जल्दी से हो जानी चाहिए। जियांग परिवार की बेटी शादी तक सुरक्षित बची रही तो बाकी बातें बाद में संभाली जा सकती हैं। अगर वो चेंगी के बच्चे को जन्म दे पाई तो दादा उसे बहुत बड़ा इनाम देने के लिए तैयार हैं। इसी दौरान अचानक कुछ घबराई हुई चीखें सुनाई देती हैं। उनके बीच कुछ हंसने की आवाज़ें भी आती हैं, मगर ये साफ नहीं होता कि वहाँ मौजूद कौन से लोग चीख या हंस रहे हैं। कुछ समय बाद स्टुअर्ट शू जियांग परिवार के घर बेट्रोथल गिफ्ट की पूरी लिस्ट लेकर पहुंचता है। जियांग जियानगुओ बड़े सम्मान से उसका स्वागत करता है और इतनी दूर आने के लिए धन्यवाद देता है।
गिफ्ट लिस्ट खोलते ही जियांग परिवार की आंखें चमक उठती हैं। उसमें 88 मिलियन युआन कैश, 108 अपार्टमेंट्स, 3 ग्लोबल सुपर कार्स, एक आलीशान मैनर और 10 सी व्यू विलास शामिल हैं। इसके बाद भी लिस्ट खत्म नहीं होती। इतना सब देखकर शुएर की माँ हैरान रह जाती है। शुएर भी मन ही मन पछताती है कि अगर उसे पहले इतनी दौलत के बारे में पता होता तो वो खुद चेंगी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती। स्टुअर्ट शू पूछता है कि उन्हें इस रिश्ते या गिफ्ट लिस्ट को लेकर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। जियांग, जियानगुओ और उसकी पत्नी एक साथ कहते हैं कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनके लिए बस इतना ज़रूरी है कि शादी तय समय पर हो जाए। शू शादी वाली मिस जियांग से मिलने की इच्छा जताता है। वो बताता है कि दादा ने खास तौर पर कहा है कि मिस जियांग की सभी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए। मगर जियांग परिवार उसे मियामिया से मिलने नहीं देता। वे बहाना बनाते हैं कि उनकी बेटी को हाल ही में ठंड लग गई है और वो अपने कमरे में आराम कर रही है। स्टुअर्ट शू मिस जियांग को अपना ध्यान रखने का मैसेज देकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही पूरा परिवार गिफ्ट लिस्ट देखकर खुशी से हंसने लगता है। शुएर अपने पिता से कहती है कि इतनी दौलत के लिए उसे ही चेंगी से शादी कर लेनी चाहिए। जियांग जियानगुओ उसे याद दिलाता है कि चेंगी की पहली 2 फियांसेस कितनी बुरी तरह मरी थीं। शुएर की माँ कहती है कि अब इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। उन्हें ये परिवार को धोखा देने का डर भी नहीं है, क्योंकि पुराने मैरिज एग्रीमेंट में ये साफ नहीं लिखा था कि जियांग परिवार की कौन सी बेटी चेंगी से शादी करेगी। अब मियामिया कानूनी तौर पर उनकी बेटी बन चुकी है, इसलिए उसे भेजना एग्रीमेंट के खिलाफ नहीं माना जाएगा। दोनों बस यही उम्मीद करते हैं कि 10 दिन बाद होने वाली शादी तक मियामिया जिंदा बची रहे। हॉस्पिटल में दादी मियामिया से पूछती हैं कि यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है और क्या वो मेहनत से पढ़ रही है। ये सवाल सुनकर मियामिया परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस लेटर बर्बाद हो चुकी है और उसने अभी तक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया। वो दादी को सच बताकर दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए कह देती है कि उसकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और वो पूरी मेहनत करेगी। तभी पास मौजूद एक महिला दादी से पूछती है कि उनकी ग्रैंड डॉटर कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। दादी गर्व से कहती हैं कि मियामिया बीजिंग की इंपीरियल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ये नाम सुनकर वो महिला भी मियामिया की तारीफ करने लगती है, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। दादी खुशी से बताती हैं कि मियामिया बचपन से ही बहुत समझदार थी और उसके टीचर्स हमेशा उसकी तारीफ करते थे। मियामिया को डर है कि अगर बातचीत ज़्यादा देर चली तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए वो दादी को बैठाकर कहती है कि डॉक्टर जल्दी ही उनका एग्जामिनेशन करने आने वाला है। दादी उससे पूछती हैं कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या नहीं। मियामिया कहती हैं कि वे उसके साथ बहुत अच्छे हैं, वे उसे मारते या डांटते नहीं और रहने के लिए अच्छा कमरा भी दिया है। मियामिया के लिए इतना ही बहुत है कि उसके पास रहने की जगह और खाने के लिए खाना है। दादी बताती हैं कि वो केवल ये देखने राजधानी आई थी कि मियामिया सच में खुश हैं या नहीं। अब जब उन्होंने देख लिया कि मियामिया ठीक हैं, तो वो अगले दिन वापस चली जाएंगी। वो उसके नए परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती। मियामिया तुरंत उन्हें रोकती है। वो कहती है कि दादी को यहीं रहकर इलाज करवाना होगा। दादी अपनी उम्र का हवाला देकर कहती हैं कि अब इलाज पर इतना पैसा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। मियामिया उन्हें भरोसा दिलाती है कि उसके बायोलॉजिकल फादर ने उसे बहुत सारे पैसे दिए हैं और दादी के इलाज का पूरा खर्च पहले ही जमा किया जा चुका है। अगर दादी अब चली गई तो वो पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। वो दादी से कहती है कि उन्हें स्वस्थ रहकर हमेशा उसके साथ रहना है। इलाज का खर्च जमा होने की बात सुनकर दादी आखिर रुकने के लिए तैयार हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि जियांग परिवार सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि वे एक बूढ़ी महिला का इलाज भी करवा रहे हैं। दादी खुश हैं कि अब मियामिया के पास जिंदगी भर भरोसा करने के लिए अपना परिवार होगा। उधर जियांग परिवार के घर अचानक जोरदार चीख सुनाई देती है। परिवार के लोग घबराकर शुएर को देखते हैं और तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहते हैं। कोई उसकी पल्स चेक करने की कोशिश करता है। इस एक्सीडेंट के बाद शुएर का शादी को लेकर बचा हुआ लालच भी खत्म हो जाता है। उससे पूछा जाता है कि क्या वो अभी भी ये परिवार में शादी करना चाहती है। शुएर तुरंत इनकार करके कहती है कि वो शादी नहीं करेगी। उस बदसूरत गांव की लड़की यानी मियामिया को ही चेंगी से शादी करने दी जाए। शुएर की माँ भी डर जाती है। वो कहती है कि ये परिवार पर सच में कोई श्राप होना चाहिए। उसे अब राहत है कि उसकी प्यारी बेटी उस परिवार में शादी करने नहीं जा रही। इस एक्सीडेंट की खबर ये परिवार तक पहुंचती है। ग्रैंडपा यी को बताया जाता है कि मास्टर जियांग और मिस जियांग दोनों घायल हुए हैं, लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। दादा ये सुनकर राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि जिस मिस जियांग के साथ चेंगी की शादी होने वाली है वो सच में बहुत लकी है। इतने एक्सीडेंट्स के बावजूद उसका जिंदा रहना साधारण बात नहीं हो सकती। दादा तुरंत उसके लिए अच्छे सप्लीमेंट्स भेजने का आदेश देते हैं। साथ ही कहते हैं कि उसके इलाज के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढा जाए।
उनके लिए सबसे ज़रूरी बात यही है कि होने वाली दुल्हन सुरक्षित रहे और शादी बिना किसी नई प्रॉब्लम के तय समय पर हो जाए। शादी के दिन मेहमान आपस में मिस जियांग के बारे में बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि पेंटिंग गिरने के बाद भी वो जिंदा बच गई और उसे केवल हल्की चोट आई। लोग इसे जियांग परिवार की अच्छी किस्मत मानते हैं। दूसरे मेहमान चैंगी को लेकर भी बातें करते हैं। उनका कहना है कि यंग मास्टर यी को महिलाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मिस जियांग शादी के बाद भी पत्नी वाली जिंदगी नहीं जी पाएगी और उसे अकेले ही रहना पड़ेगा। जैसे ही किसी के आने की आहट होती है, सभी लोग अपनी गॉसिप रोक देते हैं। आखिर दुल्हन शादी की जगह पहुंचती है। मियाँ मियाँ ने अपने चेहरे को पूरी तरह ढक रखा है, इसलिए वहां आए मेहमान उसकी शक्ल नहीं देख पाते। हर कोई उस लकी ब्राइड को देखने के लिए क्यूरियस है, जो इतने एक्सीडेंट्स के बावजूद शादी तक पहुंच गई। ग्रैंडपा यी मियाँ मियाँ को प्यार से बताते हैं कि आज से वो यी परिवार की ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। वो चेंगी को भी आदेश देते हैं कि उसे अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। रस्में शुरू होती हैं। पहले दोनों परिवार और पूर्वजों के सामने झुकते हैं, फिर हस्बैंड और वाइफ के रूप में एक दूसरे को प्रणाम करने की रस्म आती है। मियाँ मियाँ को अपने सामने खड़ा आदमी कुछ जाना पहचाना लगता है। जैसे ही उसे समझ आता है कि उसका पति वही कठोर बुरा अंकल है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचती है कि किस्मत ने उसकी शादी इसी आदमी से क्यों करवा दी। दूसरी तरफ चैंगी अभी उसे पहचान नहीं पाया है। मियाँ मियाँ तुरंत फैसला करती है कि वो भी ऐसा दिखाएगी जैसे दोनों पहले कभी नहीं मिले। अगर चैंगी ने उसे पहचान लिया तो वो उसे घर से निकाल सकता है। उसके बाहर निकलते ही दादी के इलाज के पैसे भी बंद हो जाएंगे, इसलिए दादी की जिंदगी बचाने के लिए उसे फिलहाल अपनी पहचान छिपाकर ये शादी निभानी होगी। शादी की रस्मों के तुरंत बाद ग्रैंडपा यी अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं। उनका शरीर कांपने लगता है और वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। कोई एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है तो कोई उन्हें पानी पिलाने की कोशिश करता है। मियाँ मियाँ एक नज़र में समझ जाती है कि दादा को एपिलेप्टिक सीजर आया है। वो तुरंत सबको रोक देती है। एक मेहमान उसकी बात मानने के बजाय कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और दादा केवल डर के कारण बेहोश हुए हैं। लेकिन मियाँ मियाँ साफ चेतावनी देती है कि इस हालत में उन्हें पानी पिलाया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। चैंगी सिचुएशन की सीरियसनेस समझकर सबको मियाँ मियाँ की बात मानने का आदेश देता है। मियाँ मियाँ लोगों से पीछे हटने और हवा आने देने को कहती है। वो दादा को जोर से पकड़ने से भी रोकती है, क्योंकि इससे उनका हाथ डिसलोकेट हो सकता है। मियाँ मियाँ को इतनी समझदारी से दादा की मदद करते देखकर चैंगी हैरान रह जाता है। उसने सुन रखा था कि मिस जियांग केवल खाने पीने और मौज मस्ती में लगी रहती है, इसलिए उसे शक होता है कि कहीं मियाँ मियाँ जियांग फैमिली की भेजी हुई कोई नई पॉन तो नहीं है। इसके बाद मियाँ मियाँ जल्दी से टावल मंगवाती है और सभी को उसके बताए तरीके से दादा की मदद करने को कहती है। दादा की तबीयत खराब होने के कारण शादी का बैंक्वेट उसी समय खत्म कर दिया जाता है। मेहमानों को दूसरे दिन बात करने के लिए कहकर विदा किया जाता है। मियाँ मियाँ दादा की चोट साफ करने के लिए फर्स्ट एड किट लेने चली जाती है। मियाँ मियाँ दादा की चोट का इलाज करती है। इसके बाद घर के लोग उसके चेहरे पर लगा भारी ब्राइडल मेकअप साफ करने की कोशिश करते हैं। ग्रैंडपा ये उस मेकअप को देखकर नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आज उनके घर में खुशी का मौका है, कोई फ्यूनरल नहीं है। मियाँ मियाँ का चेहरा इतना डरावना क्यों बना दिया गया है? दादा पूछते हैं कि आखिर किसने उसका मेकअप किया और उससे कितनी दुश्मनी थी। स्टाफ बताता है कि साधारण पानी से ये मेकअप साफ नहीं हो रहा और रिमूवर लाना पड़ेगा। मियाँ मियाँ कहती है कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो बाद में घर जाकर अपना चेहरा साफ कर लेगी। ग्रैंडपा ये ध्यान से उसकी आंखों को देखते हैं। उन्हें मियाँ मियाँ की आंखों में साफ साफ सच्चाई दिखाई देती है। वो यह भी याद करते हैं कि इसी लड़की ने कुछ देर पहले दोबारा उनकी जान बचाई है। दादा मन ही मन मान लेते हैं कि मियाँ मियाँ एक अच्छी लड़की हैं। ग्रैंडपा ये मियाँ मियाँ से उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम चू मियान मियान बताती है। उसका सरनेम सुनते ही चैंगी सवाल करता है कि अगर वो जियांग परिवार की बेटी है तो उसका सरनेम चू क्यों है। मियाँ मियाँ समझाती है कि जियांग जियानगो उसके पिता हैं, लेकिन वो बचपन में खो गई थी और कुछ समय पहले ही अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास वापस आई है। अब चैंगी को जियांग परिवार की पूरी चाल समझ आ जाती है। वे अपनी उस बेटी को भेजना नहीं चाहते थे जिसे उन्होंने इतने साल प्यार से पाला था, इसलिए उन्होंने हाल ही में मिली मियाँ मियाँ को शादी के लिए आगे कर दिया। चैंगी इसे साफ धोखा मानता है और कहता है कि वो ये शादी स्वीकार नहीं करता। ग्रैंडपा ये उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि गलती किसी ने भी की हो, शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं। आज से मियाँ मियाँ उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हैं और इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। चैंगी फिर भी कहता है कि वो इस शादी से सहमत नहीं है। इस पर मियाँ मियाँ भी बोल पड़ती हैं कि वो खुद भी चैंगी से शादी नहीं करना चाहती। उसके मुताबिक चैंगी बहुत गुस्सैल,
अनरीजनेबल और कमज़ोर नज़र वाला आदमी है। चेंगी पूछता है कि उसकी नज़र में क्या प्रॉब्लम है। मियाँ मियाँ उसे याद दिलाती है कि वो सामने खड़ी अपनी ही पत्नी को पहचान नहीं पाया, इसलिए उसकी आईसाइट अच्छी कैसे हो सकती है। दोनों की बहस देखकर ग्रैंडपा ये चेंगी को डांटते हैं और कमरे से बाहर जाने का आदेश देते हैं। चेंगी नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। दादा मियाँ मियाँ को अकेले समझाने का फैसला करते हैं। चेंगी के बाहर जाते ही ग्रैंडपा ये मियाँ मियाँ को अपने पास बैठाते हैं। वो उससे प्यार से पूछते हैं कि वो चेंगी से शादी क्यों नहीं करना चाहती। मियाँ मियाँ सीधा जवाब देती है कि चेंगी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। दादा उसे भरोसा दिलाते हैं कि उनके रहते चेंगी उसे परेशान नहीं कर सकता। अगर उसकी कोई और कंडीशन या रिक्वायरमेंट है तो वो उसे भी पूरा करवाएंगे। वो मियाँ मियाँ को याद दिलाते हैं कि शादी की सारी रस्में हो चुकी हैं और दोनों ने हस्बैंड वाइफ के रूप में एक दूसरे को प्रणाम भी कर लिया है, इसलिए अब ये रिश्ता अचानक तोड़ना ठीक नहीं होगा। मियाँ मियाँ के दिमाग में जियांग जियानगुओ की कही हुई बातें घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि दादी के इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए और उसके पिता की कंपनी भी बैंक्रप्सी के करीब है। वो समझती है कि अब उसे इस शादी से पीछे हटने का हक नहीं है। मियाँ मियाँ दादा से माफ़ी मांगकर कहती है कि उसे कोई पछतावा नहीं है और वो चेंगी के साथ शादी बनाए रखेगी। दादा खुश होकर कहते हैं कि उसे जो भी चाहिए वो बेझिझक बता सकती है। मियाँ मियाँ सबसे पहले यूनिवर्सिटी जाने की इच्छा रखती है। दादा शुरू में उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाते और पूछते हैं कि वो स्कूल जाना चाहती है, ग्रेजुएट स्कूल या यूनिवर्सिटी। मियाँ मियाँ साफ करती हैं कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है। तभी दादा उसकी उम्र पूछते हैं। मियाँ मियाँ बताती हैं कि वो केवल 19 साल की है। उसकी उम्र सुनकर दादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि चेंगी उससे काफ़ी बड़ा है। फिर भी वो उसकी पढ़ाई की इच्छा को गलत नहीं मानते। डॉक्टर ग्रैंडपा ये की जांच करने के बाद बताता है कि सीजर के समय मियाँ मियाँ ने जो फर्स्ट एड दी वो बिल्कुल सही थी। उसी की वजह से दादा को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये सुनकर दादा गर्व से मियाँ मियाँ की तारीफ करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ सच में बहुत केपेबल है। वो उसकी कम उम्र को लेकर भी सोचते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि छोटी उम्र की वाइफ को आदमी ज़्यादा संभाल कर रखता है। उन्हें भरोसा है कि चेंगी का कठोर स्वभाव भी एक दिन बदल जाएगा। घर के लोग मियाँ मियाँ को शादी की बधाई देते हैं और दोनों के जल्द बच्चा होने की शुभकामना देते हैं। दादा चेंगी को दोबारा साफ बता देते हैं कि शादी उसकी मर्जी से हुई हो या बिना मर्जी के, उनके लिए मियाँ मियाँ ही उसकी एकमात्र वाइफ हैं। वो उसे कोई प्रॉब्लम पैदा न करने की चेतावनी देते हैं। दादा मियाँ मियाँ से कहते हैं कि वो आराम से ही परिवार के घर में रहे। अगर चेंगी उसे परेशान करे तो वो तुरंत दादा को बता सकती है। मियाँ मियाँ उन्हें ओल्ड मैन कहकर धन्यवाद देती है, लेकिन दादा उसे याद दिलाते हैं कि शादी के बाद अब संबोधन बदलना होगा। मियाँ मियाँ तुरंत अपनी गलती सुधार कर उन्हें ग्रैंडपा कहती है। ये सुनकर दादा बहुत खुश होते हैं और उसे एक बड़ा रेड एनवलप देते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि अब उन्हें आराम करना है। न्यूली मैरिड कपल के लिए कमरा पहले ही तैयार किया जा चुका है, इसलिए दोनों को भी जल्दी सोने चले जाना चाहिए। कमरे में पहुंचते ही मियाँ मियाँ घबराने लगती हैं। उसे लगता है कि शादी की रात उसे दोबारा चेंगी के साथ सोना पड़ेगा। पहली बार उसे बहुत दर्द हुआ था, इसलिए वो मन ही मन चाहती है कि आज वैसा कुछ न हो। लेकिन चेंगी उसके पास आते ही रोमांटिक होने के बजाय पूछता है कि उसने ग्रैंडपा से क्या कहा है। वो मियाँ मियाँ को चेतावनी देता है कि उसे इस घर में शांति से रहना होगा। अगर उसने कोई चाल चली तो जियांग परिवार ने यी परिवार से जितना भी पैसा और सामान लिया है वो सब कई गुना वापस निकलवाया जाएगा। वो जियांग फैमिली की कंपनी तक खत्म कर सकता है। मियाँ मियाँ तुरंत कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो उससे शादी कर चुकी है, इसलिए चेंगी को भी अपना वादा निभाना होगा। चेंगी उसकी बात पकड़कर पूछता है कि कुछ देर पहले तो वो शादी से मना कर रही थी, अब अचानक पैसों के लिए तैयार कैसे हो गई। मियाँ मियाँ बिना झूठ बोले कहती है कि वो पैसे के लिए किसी से भी शादी कर सकती है, क्योंकि यही पैसा उसकी दादी की जान बचा सकता है। उसके पास इस शादी से इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। चेंगी उसके डर को समझकर पूछता है कि उसे क्या लगता है, वो उसके साथ क्या करने वाला है। मियाँ मियाँ कहती हैं कि अच्छा होगा अगर वो कुछ भी ना करे। इसी दौरान चेंगी की नज़र ग्रैंडपा के दिए हुए रेड एनवलप पर पड़ती है। मियाँ मियाँ उसे वापस मांगती है, लेकिन चेंगी एनवलप अपने पास रख लेता है। वो कहता है कि अब दोनों एक ही फैमिली के हैं, इसलिए ये पैसा अलग से उसका नहीं है। चेंगी उसे साफ बता देता है कि वो इस घर में आराम से रह सकती है और उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा उसे किसी दूसरी चीज़ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इतना कहकर वो मियाँ मियाँ को वहीं छोड़ देता है। चेंगी के जाते ही मियाँ मियाँ राहत की सांस लेती है कि आज उसे उसके साथ नहीं सोना पड़ेगा। मगर ग्रैंडपा का रेड एनवलप चले जाने का उसे बहुत दुख है। उसे पूरा विश्वास है कि उसमें काफी पैसे होंगे जिनसे वो दादी के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स खरीद सकती थी। वो चेंगी को मन ही मन स्काउंड्रल कहती है।
उधर ग्रैंडपा यी को पता चलता है कि चेंगी शादी की पहली रात ही अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर चला गया। वो नाराज होकर पूछते हैं कि क्या ऐसा आदमी भी खुद को हस्बैंड कह सकता है। स्टुअर्ट शू उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शायद यंग मास्टर समझते हैं कि यंग मिस्ट्रेस अभी बहुत छोटी है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर दूरी बनाए रखी। लेकिन दादा इस एक्सप्लेनेशन पर भरोसा नहीं करते। उनके मुताबिक चेंगी ऐसा आदमी नहीं है जो आसानी से दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोचें। दादा जानते हैं कि चेंगी को बचपन से धोखा और बिट्रायल पसंद नहीं है। जियांग परिवार ने इस शादी में उसे धोखा दिया है, इसलिए उसका सारा गुस्सा मियामिया पर निकल रहा है। चेंगी पहले ही जियांग शुएर को पसंद नहीं करता था और अब इस अदला बदली के कारण मियामिया से भी नाराज है। अगली सुबह ग्रैंडपा यी मियामिया से मिलते हैं और पूछते हैं कि उसने रात कैसी बिताई। मियामिया कहती है कि वो ठीक से सोई और यहाँ रहने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी दादा उसके चेहरे पर मौजूद स्कार देख लेते हैं। वो पूछते हैं कि इतनी गंभीर चोट का ठीक से इलाज क्यों नहीं करवाया गया। मियामिया बात टालते हुए कहती है कि ये पुरानी चोट है और अब इसमें दर्द भी नहीं होता। दादा उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। उनका कहना है कि चेहरे पर इस तरह का निशान नहीं रहना चाहिए। वो तुरंत डॉक्टर बुलाकर पूछते हैं कि मिसेज यी का स्कार ठीक हो सकता है या नहीं। डॉक्टर जांच करके बताता है कि एक खास ऑइंटमेंट दिन में 3 बार लगानी होगी। एक ट्रीटमेंट साइकिल पूरा होने के बाद स्कार ठीक हो सकता है। मियामिया इलाज का खर्च सुनने से पहले ही घबरा जाती है और पूछती है कि क्या ये मेडिसिन बहुत महंगी होगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि इसकी कीमत उसके लिए सोचने वाली बात नहीं है। वो मियामिया के सुंदर चेहरे की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इस पर स्कार नहीं रहना चाहिए। उन्हें भरोसा है कि चेहरा ठीक होने के बाद चेंगी भी ज़्यादा समय तक उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। मियामिया दादा का धन्यवाद करती है। दादा उल्टा कहते हैं कि माफ़ी तो चेंगी को मांगनी चाहिए क्योंकि उसने शादी की रात अपनी पत्नी को अकेला छोड़ दिया। मियामिया कहती है कि उसे इस बात का कोई दुख नहीं है। उसे असली दुख केवल अपने बड़े रेड एनवलप के छिन जाने का है। बातों बातों में दादा उससे पूछते हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है। मियामिया बताती है कि उसने इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास कर ली थी। दादा हैरान होकर पूछते हैं कि अगर वो पास हो गई थी तो एडमिशन लेने क्यों नहीं गई। मियामिया सच बताती है कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं देना चाहते थे। इसके अलावा उसकी एक्सेप्टेंस लेटर भी खो गई। स्कूल शुरू हुए काफ़ी समय बीत चुका है, इसलिए वो एडमिशन नहीं ले पाई। ग्रैंडपा तुरंत यूनिवर्सिटी में फ़ोन करते हैं। वो इस साल के नए स्टूडेंट्स की लिस्ट में चू मियानमियन का नाम चेक करवाते हैं। दूसरी तरफ से कंफर्म किया जाता है कि उसका नाम लिस्ट में था, लेकिन बहुत देर तक रजिस्ट्रेशन न होने के कारण उसका एडमिशन कैंसिल हो चुका है। दादा बिना देर किए कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी को एक पूरी बिल्डिंग डोनेट करेंगे। बदले में चू मियानमियन को ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में एडमिशन मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी तुरंत उनकी कंडीशन मान लेती है और कहती है कि मियामिया कभी भी क्लासेस शुरू कर सकती हैं। फोन खत्म होने के बाद दादा उसे बताते हैं कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और वो अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी जा सकती है। मियामिया खुशी से ग्रैंडपा का धन्यवाद करती है। इसके बाद दादा बताते हैं कि चेंगी का प्राइवेट हाउस यूनिवर्सिटी के पास है, इसलिए मियामिया को वहीं जाकर उसके साथ रहना होगा। मियामिया साथ रहने की बात सुनकर घबरा जाती है, लेकिन दादा कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ अलग अलग कैसे रह सकते हैं। अगर दोनों साथ नहीं रहेंगे तो उनका छोटा ग्रेट ग्रैंडसन कैसे आएगा और ये परिवार का कर्ज कैसे टूटेगा। ग्रैंडपा के आदेश पर मियामिया को चेंगी के प्राइवेट रेजिडेंस में पहुंचा दिया जाता है। स्टुअर्ट शू उसे बताता है कि यंग मास्टर इन दिनों कंपनी के काम में बहुत बिजी रहता है और अक्सर घर नहीं आता, इसलिए अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो सीधे शू को कॉल कर सकती है। शू उसे एक कार्ड भी देता है और कहता है कि वो इससे अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ खरीद सकती है। अगर कार्ड में मौजूद अमाउंट कम पड़ जाए तो वो ग्रैंडपा को बता सकती है। मियामिया शू का धन्यवाद तो करती है, लेकिन मन ही मन फैसला कर लेती है कि वो इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेगी। उसे डर है कि अगर चेंगी को पता चला तो वो फिर उस पर चिल्लाएगा। वैसे भी ये पैसा उसकी अपनी मेहनत का नहीं है, इसलिए वो अपनी ज़रूरतों और दादी के लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढने का फैसला करती है। स्टुअर्ट शू उसे समझाता है कि यंग मास्टर केवल बोलने में कठोर है, लेकिन दिल से बुरा नहीं है। उसे उम्मीद है कि कुछ समय बाद मियामिया और चेंगी एक दूसरे को समझने लगेंगे। मियामिया इस बात पर हंसकर कहती है कि ऐसा न हो तो ही बेहतर है। इसके बाद शू से घर में छोड़कर चला जाता है। मियामिया को ये परिवार के दिए हुए महंगे कपड़े पहनने की आदत नहीं है। शू के जाने के बाद वो तुरंत उन्हें बदलने का फैसला करती है। कपड़े बदलकर वो अपनी दादी से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। मियामिया दादी से पूछती है कि आज उनकी तबीयत कैसी है और क्या पहले से कुछ सुधार हुआ है। दादी की हालत ठीक सुनकर उसे राहत मिलती है। वो प्यार से कहती है कि दादी आराम करें। वो उनके लिए थोड़ा गर्म पानी लेकर आती है।
दादी के लिए गर्म पानी लेने जाते समय मियामिया हॉस्पिटल के हॉलवे में किसी से टकरा जाती है। सामने हाइलिंग होती है। हाइलिंग गुस्से में पूछती है कि क्या मियामिया को देखकर चलना नहीं आता। वो यहाँ तक कहती है कि अच्छा हुआ उसने गर्म पानी से भरी कैटल उसके ऊपर नहीं उड़ेली। मियामिया हाइलिंग से कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन हाइलिंग उसे पहचान कर पीछे से आवाज देती है। वो बार बार मियामिया को रुकने के लिए कहती है, क्योंकि उसे उससे ज़रूरी बात करनी है। मियामिया उसकी एक भी बात सुने बिना तेज़ी से दादी के कमरे की तरफ चली जाती है। दादी मियामिया को इतनी तेज़ी से लौटते देखकर पूछती हैं कि क्या हुआ। तभी हाइलिंग भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ जाती है। वो दादी से कहती है कि वो खास तौर पर उनसे मिलने आई है और फिर मियामिया से अपनी बात सुनने के लिए कहती है। मियामिया साफ मना कर देती है। वो हाइलिंग को बाहर जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो दादी के आराम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। दोनों के बीच तनाव देखकर दादी पूछती हैं कि आखिर उनके बीच क्या हुआ है। हाइलिंग दादी के सामने मासूम बनते हुए कहती है कि उसके और मियामिया के बीच केवल एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मगर मियामिया उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने को तैयार नहीं है। मियामिया कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो कुछ हुआ था वो बिल्कुल साफ है। दादी दोनों को बात करके अपना झगड़ा खत्म करने की सलाह देती हैं। उनकी बात रखने के लिए मियामिया हाइलिंग को बाहर ले जाती है, लेकिन बाहर आते ही कह देती है कि आज के बाद वो दोबारा उसके सामने न आए। उनकी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। हाइलिंग मानती है कि उसने मियामिया को दुख पहुंचाया, मगर साथ ही कहती है कि उसके पास ऐसा करने की अपनी वजह थी। मियामिया उसकी वजह सुनने से भी इनकार कर देती है। उसके लिए फ्रेंडशिप में बिट्रायल का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। हाइलिंग पूछती है कि क्या मियामिया उससे इसलिए नाराज है क्योंकि उसने मिस्टर यी को उससे छीन लिया। उसके मुताबिक मियामिया खुद उस आदमी को स्वीकार नहीं करना चाहती थी और अपनी पहचान बताने से डर रही थी। ऐसे में हाइलिंग ने उसकी जगह लेकर उल्टा उसकी मदद ही की है। इसलिए मियामिया को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे हाइलिंग ने उससे कोई कीमती चीज चुरा ली हो। मियामिया साफ कर देती है कि उसे उस आदमी की कोई परवाह नहीं है। उसकी असली नाराजगी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर को लेकर है। वो लेटर उसका सपना था, जिसे हाइलिंग ने अपने हाथों से नष्ट कर दिया। मियामिया बताती है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी। वो चिकन फार्म में काम करते हुए लेसन्स याद करती थी और सूरज निकलने से पहले उठकर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करती थी। इतनी मेहनत के बाद उसे अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने ही उसका सपना तोड़ दिया। मियामिया ये भी समझ चुकी है कि हाइलिंग उसे अपने घर पर हमेशा के लिए रोकना चाहती थी। हाइलिंग और उसके लोगों ने उसे इंसान तक नहीं समझा और उसका चेहरा भी खराब कर दिया। इतना सब करने के बाद भी हाइलिंग अपनी मजबूरी का बहाना बना रही है। मियामिया उसे तुरंत वहाँ से चले जाने को कहती है। हाइलिंग जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है। मियामिया चेंगी को उस रात की सच्चाई नहीं बताएगी। हाइलिंग दावा करती है कि चेंगी वैसे भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मियामिया पूछती है कि अगर चेंगी सच में उस पर विश्वास नहीं करेगा तो हाइलिंग इतनी डरी हुई क्यों है। आखिर में वो उसे चेतावनी देती है कि दादी को परेशान करने की दोबारा कोशिश न करे, वरना इसका परिणाम उसे खुद भुगतना पड़ेगा। हाइलिंग हॉस्पिटल में अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाती है। रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि उसे जन्म से यूट्राइन कोल्डनेस की प्रॉब्लम है और इसी वजह से वो पूरी जिंदगी मां नहीं बन पाएगी। ये सुनते ही हाइलिंग के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि मियामिया एक ही बार में प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जबकि वो खुद कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अब चेंगी की शादी भी किसी दूसरी लड़की से हो चुकी है। अगर उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया तो हाइलिंग के लिए चेंगी को वापस पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। गुस्से और बेबसी में हाइलिंग सोचती है कि काश मियामिया का बच्चा उस समय खत्म न हुआ होता। हाइलिंग के जाने के बाद मियामिया दादी के पास लौटती है। दादी उससे पूछती हैं कि क्या दोनों ने अपना मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर लिया। मियामिया दादी को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए कहती है कि अब सब ठीक है और उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दादी राहत की सांस लेकर कहती हैं कि मियामिया और हाइलिंग बचपन से साथ हैं। दोनों की फ्रेंडशिप बहुत गहरी है, इसलिए किसी छोटी गलतफहमी के कारण उनका अलग होना अच्छा नहीं होगा। वो ये भी पूछती हैं कि हाइलिंग वापस क्यों नहीं आई। मियामिया बहाना बनाती हैं कि हाइलिंग अपने काम पर चली गई। इसके बाद वो दादी को हॉस्पिटल में आराम करने, डॉक्टर की बात मानने और अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। मियामिया बताती है कि वो भी कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढने जा रही है और समय मिलते ही उनसे मिलने आती रहेगी। दादी उसे भरोसा दिलाती हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। साथ ही उसे सावधान करती हैं कि काम के कारण खुद को ज्यादा थकाए नहीं और
और अपनी पढ़ाई में कोई डिले न होने दे। मियाँ मियाँ उनकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है। मियाँ मियाँ को एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम मिल जाता है। किचन में उस दिन स्टाफ बहुत कम है, इसलिए मैनेजर उससे कहता है कि आज फ्रंट डेस्क पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसे किचन में रहकर वेजिटेबल्स धोनी होंगी। मियाँ मियाँ बिना शिकायत किए काम शुरू कर देती है। कुछ देर बाद मैनेजर पूछता है कि क्या उसे फर्मेंटेड बीन, कर्ड और वाटर स्पिनाच जैसी सिंपल डिश बनानी आती है। मियाँ मियाँ के हाँ कहते ही वो उसे जल्दी से एक प्लेट तैयार करने का आदेश देता है। किचन के बाकी वर्कर्स मैनेजर को मन ही मन कोस रहे होते हैं। रेस्टोरेंट में बहुत सारे गेस्ट आए हैं और स्टाफ के पास काम पूरा करने का समय नहीं है। उन्हें डर है कि जल्दबाजी में खाना ठीक से तैयार नहीं होगा और कोई डिश ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी। मियाँ मियाँ बिना शिकायत के अपने हाथों से वो डिश तैयार कर देती है। रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में चेंगी हाइलिंग के साथ बैठा होता है। हाइलिंग खाने की तारीफ करते हुए उससे पूछती है कि वो उससे शादी कब करेगा। चेंगी जवाब देता है कि शादी 3 महीने बाद होगी, तब तक ग्रैंडपा की सर्जरी भी पूरी हो चुकी होगी। हाइलिंग इस जवाब से खुश होकर कहती है कि वो 3 महीने उसका इंतजार करेगी। तभी सर्वर उनके कमरे में एक डिश लेकर आता है। हाइलिंग बताती है कि उन्होंने ये डिश ऑर्डर ही नहीं की थी। सर्वर तुरंत माफी मांगकर कहता है कि वो गलती से इसे गलत प्राइवेट रूम में ले आया, मगर उस साधारण डिश की खुशबू चेंगी का ध्यान खींच लेती है। लंबे समय बाद किसी खाने की खुशबू से उसकी भूख खुलती है। उसे ऐसा ही एहसास पहले किंग एंग्लू में खाना खाते समय हुआ था, इसलिए वो डिश को वापस भेजने के बजाय उसका स्वाद लेता है। न्यामिया की बनाई हुई वाटर स्पिनच की डिश चेंगी को इतनी पसंद आती है कि वो रेस्टोरेंट स्टाफ को मेन्यू की हर डिश उसी शेफ से बनवाने का आदेश देता है। उसकी बात ठीक से समझे बिना रेस्टोरेंट का हेड शेफ खुद सारी डिशेस बनाकर भेज देता है, लेकिन खाना चखते ही चेंगी कहता है कि ये वो टेस्ट नहीं है जिसकी उसे तलाश है। वो सारी प्लेट्स वापस भेज देता है और ओरिजिनल डिश बनाने वाले शेफ को बुलाने के लिए कहता है। रेस्टोरेंट मैनेजर परेशान हो जाता है। हेड शेफ की बनाई हुई डिशेस उसे अच्छी लग रही हैं, लेकिन चेंगी साफ कह देता है कि प्राइवेट रूम में आई फर्मेंटेड बीन, कर्ड और वाटर स्पिनाच वाली प्लेट अलग थी, वही असली टेस्ट था। स्टाफ याद करके बताता है कि वो डिश किचन में काम कर रही नई लड़की ने बनाई थी। मियाँ मियाँ को बुलाकर पूछा जाता है कि क्या खाना उसी ने बनाया था। वो हाँ कहती है, मगर डर कर तुरंत माफी भी मांगती है। उसे लगता है कि शायद उसका खाना खराब था। वो बताती है कि उसे केवल सिंपल होम स्टाइल डिशेस बनानी आती हैं। चेंगी उसे माफी मांगने से रोककर अपनी सभी आने वाली डिशेस तैयार करने के लिए कहता है। मियाँ मियाँ जितना कुछ बनाना जानती है वो सब बनाकर भेजती है। इस बार खाना चखते ही चेंगी कहता है कि यही वो टेस्ट है जिसकी उसे तलाश थी। चेंगी फैसला करता है कि अब से उसके रोज के मील्स यही शेफ तैयार करेगी। इसके साथ ही वो यिशंग ग्रुप के पूरे कैटरिंग सप्लाई का काम भी इसी रेस्टोरेंट को दे देता है। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर मैनेजर तुरंत चेंगी का धन्यवाद करता है। मियाँ मियाँ को अभी पता नहीं कि प्राइवेट रूम में बैठा कस्टमर वही चेंगी है। जब वो वापस किचन में पहुंचती है तो मैनेजर उसकी तारीफ करते हुए उसे ऑफिशियली शेफ की नौकरी ऑफर करता है। मैनेजर उसे सबसे अच्छी सैलरी और बेनिफिट्स देने के लिए तैयार है। मियाँ मियाँ मना करती हैं क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी अटेंड करनी है और वो पूरे दिन रेस्टोरेंट में नहीं रह सकती। मैनेजर यिशंग ग्रुप का बड़ा ऑर्डर खोना नहीं चाहता, इसलिए वो फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट ऑफर करता है। मियाँ मियाँ को बस रोज लंच तैयार करना होगा और उसे पूरे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। वो उसे हर महीने 10,000 युआन सैलरी देने के लिए तैयार हो जाता है। इतनी बड़ी सैलरी सुनकर मियाँ मियाँ सोचती हैं कि अब वो दादी के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स खरीद पाएगी। मैनेजर ये भी कहता है कि वो रेस्टोरेंट की किचन में दादी के लिए खाना बना सकती है। मियाँ मियाँ पूछती हैं कि क्या सैलरी का कुछ हिस्सा एडवांस में मिल सकता है। मैनेजर तुरंत आधी सैलरी एडवांस देने को तैयार हो जाता है। ये सुनकर मियाँ मियाँ नौकरी स्वीकार कर लेती है। पहली सैलरी मिलते ही मियाँ मियाँ दादी के लिए ढेर सारे सप्लीमेंट्स और जरूरत की चीजें खरीद कर हॉस्पिटल पहुँचती है। दादी इतना सामान देखकर कहती हैं कि उन्हें इनकी जरूरत नहीं है और मियाँ मियाँ को इन्हें वापस कर देना चाहिए। उन्हें चिंता है कि इन सब पर बहुत पैसे खर्च हुए होंगे। मियाँ मियाँ खुशी से बताती है कि ये सामान उसने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा है। उसे एक बहुत अच्छी पार्ट टाइम जॉब मिल गई है और अब वो खुद पैसे कमाकर दादी का ध्यान रख सकती है। दादी ये सुनकर बहुत खुश होती हैं और मियाँ मियाँ की तारीफ करती हैं। बातों बातों में दादी पूछती हैं कि वो यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाली है। मियाँ मियाँ बताती हैं कि उसने मेडिकल स्कूल चुना है। दादी को लगता है कि मियाँ मियाँ डॉक्टर बनना चाहती है। वो अपनी ग्रैंड डॉटर पर गर्व करती हैं। मियाँ मियाँ मन ही मन सोचती है कि फोरेंसिक डॉक्टर को भी डॉक्टर ही माना जाएगा या नहीं, लेकिन दादी की खुशी देखकर कुछ नहीं कहती। ग्रैंडपा ये अपने घर में मियाँ मियाँ के पहले यूनिवर्सिटी डे को लेकर उत्साहित हैं।
वो अपने पास मौजूद एडे से पूछते हैं कि मियामिया ने मेडिकल स्कूल में कौन सा कोर्स चुना है। मेडिकल स्कूल का नाम सुनकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। उन्हें याद है कि मियामिया ने कुछ दिन पहले उनकी जान बचाई थी, इसलिए उन्हें लगता है कि वो मेडिसिन पढ़ने के लिए बिल्कुल सही है। वो कहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद मियामिया उनके ग्रुप के किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकती है। लेकिन तभी उन्हें बताया जाता है कि मियामिया सामान्य मेडिसिन नहीं बल्कि फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ने वाली है। फोरेंसिक मेडिसिन सुनते ही ग्रैंडपा हैरान रह जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी 19 साल की ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऐसा सब्जेक्ट चुनेगी। मियामिया आखिरकार अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंचती है। कैंपस देखकर उसकी खुशी छिपाए नहीं छिपती। वह विश्वास नहीं कर पाती कि जिस यूनिवर्सिटी में आने का उसने इतने समय तक सपना देखा, अब वो सच में वहां पढ़ेगी। कुछ सीनियर स्टूडेंट्स उसे पहचान कर पूछते हैं कि क्या वो चू मियानमियन है। वे बताते हैं कि वे उसी डिपार्टमेंट से हैं और उससे 2 साल सीनियर हैं। डीन ने उन्हें मियामिया को कैंपस दिखाने की जिम्मेदारी दी है। मियामिया उनका धन्यवाद करती है। सीनियर पूछता है कि क्या वो यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री में नहीं रहने वाली। उसके हाँ कहने पर वे डॉर्म छोड़कर उसे सीधे टीचिंग, बिल्डिंग और कैफेटेरिया दिखाने का फैसला करते हैं। सीनियर स्टूडेंट्स बताते हैं कि पिछले 3 सालों में उनके डिपार्टमेंट में आने वाली मियामिया अकेली लड़की हैं, इसलिए हर कोई उसे लेकर एक्साइटेड है। वे पूछते हैं कि उसने फोरेंसिक मेडिसिन जैसा सब्जेक्ट क्यों चुना, जबकि आमतौर पर लड़कियां इससे डरती हैं। मियामिया मन ही मन सोचती है कि चिकन काटने के सालों के एक्सपीरियंस की वजह से वो ऐसी चीज़ों से नहीं डरती। यहाँ ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो न बोल सकते हैं और न हिल सकते हैं, इसलिए उसके लिए काम करना आसान रहेगा। मगर वो सीनियर्स को असली कारण नहीं बताती। वो केवल कहती है कि टेलीविजन पर फोरेंसिक डॉक्टर्स उसे बहुत कूल लगते थे, इसलिए उसने ये फील्ड चुनी। सीनियर उसे बताते हैं कि पढ़ाई काफ़ी मुश्किल है और लेट एडमिशन के कारण उसका बहुत सा सिलेबस छूट चुका है। उसे एक्स्ट्रा मेहनत करके बाकी स्टूडेंट्स तक पहुँचना होगा। सभी उसे हेल्प करने और कोई सवाल होने पर उनसे पूछने के लिए कहते हैं। एक सीनियर उसके मास्क का कारण पूछता है। मियामिया बताती है कि उसके चेहरे पर एलर्जी है और डॉक्टर ने उसे धूप से बचने के लिए कहा है। उसे याद है कि दिन वाली ग्रीन मेडिसिन लगाने के बाद मास्क पहनना जरूरी है ताकि इन्फेक्शन और सनबर्न न हो। रात में उसे दूसरी व्हाइट मेडिसिन लगानी है। उसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर सीनियर ज्यादा सवाल नहीं करता। वो उसे बाकी कैंपस दिखाने ले जाता है और याद दिलाता है कि अगले दिन से उसकी क्लासेस ऑफिशियली शुरू हो जाएंगी। कैंपस में अचानक हलचल बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स को पता चलता है कि यूनिवर्सिटी ने अपने सबसे आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट यी चेंगी को एलुमनी इवेंट के लिए बुलाया है। कुछ लड़कियां उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल होने के साथ बेहद हैंडसम भी है। दूसरे स्टूडेंट्स उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बताते हैं कि चेंगी की शादी हो चुकी है। पहले कुछ लोगों को ये न्यूज़ फेक लगती है, लेकिन एक स्टूडेंट कहता है कि उसके पिता खुद चेंगी की वेडिंग में गए थे। होस्ट मंच पर ईशन ग्रुप के यी चेंगी का स्वागत करता है। मियामिया उसे देखते ही हैरान रह जाती है। जिस आदमी को वो बुरा अंकल समझती है, वो इसी यूनिवर्सिटी का सबसे रिस्पेक्टेड फॉर्मर स्टूडेंट है। उसे ये सोचकर और भी अजीब लगता है कि उसने सच में उसी आदमी से शादी कर ली है। चेंगी अपना परिचय देकर एलुमनी शेयरिंग शुरू करता है। स्पीच खत्म होने के बाद होस्ट क्यू और ए सेशन की घोषणा करता है और स्टूडेंट से हाथ उठाकर सवाल पूछने को कहता है। एक लड़की पूछती है कि क्या चेंगी की कोई गर्लफ्रेंड है। वो जवाब देता है कि नहीं। दूसरी लड़की उसके पार्टनर चुनने की कंडीशंस पूछती है। चेंगी केवल इतना कहता है कि सामने वाला उसे नापसंद न हो। एक स्टूडेंट सीधे पूछ लेती है कि क्या चेंगी उसे नापसंद करता है। चेंगी माफी मांगकर कहता है कि वो पहले से शादीशुदा है। ये सुनकर बाकी लड़कियां उसकी वाइफ से जलने लगती हैं। होस्ट केवल एक आखिरी सवाल लेने की बात कहता है। उसकी नजर हैट और मास्क पहने मियामिया पर पड़ती है और वो उसे सवाल पूछने के लिए चुन लेता है। मियामिया खुद को चुना हुआ देखकर घबरा जाती है। चेंगी उससे पूछता है कि वो क्या जानना चाहती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसे कुछ फैमिलियरिटी महसूस होती है। मियामिया हिम्मत करके पूछती है कि क्या उसका अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छा है। सवाल सुनकर चेंगी के चेहरे का भाव बदल जाता है। वो इसे बेकार सवाल मानकर जवाब देने से इनकार कर देता है। इसके बाद इवेंट खत्म कर दिया जाता है, लेकिन चेंगी मियामिया की आवाज़ को लेकर सोचता रहता है। इवेंट खत्म होते ही चेंगी किसी से कहता है कि मास्क वाली स्टूडेंट को ऑफिस में बुलाया जाए। एक स्टाफ मेंबर मियामिया को रोककर टीचर्स ऑफिस में आने के लिए कहता है। ऑफिस में प्रिंसिपल उसे नर्वस न होने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं कि सामने बैठे प्रेसिडेंट यी इसी यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट हैं, इसलिए टेक्निकली वो मियामिया के सीनियर भी हैं। मियामिया आदर से उन्हें सीनियर कहती है, लेकिन चेंगी उसका ग्रीटिंग स्वीकार नहीं करता। वो ताना मारता है कि इंपीरियल यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टैंडर्ड शायद अब काफ़ी नीचे गिर चुके हैं, क्योंकि यहाँ स्कैमर्स भी एडमिशन लेने लगे हैं। मियामिया समझ जाती है कि उसने उसे पहचान लिया है। प्रिंसिपल पूछते हैं कि क्या दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। चेंगी बताता है कि ये लड़की उससे 2 बार पैसे ऐंठने की कोशिश कर चुकी है, एक बार रेस्टोरेंट में और दूसरी बार हॉस्पिटल में।
वो कहता है कि जो लड़की पैसों के लिए अपनी जान तक रिस्क में डाल सकती है, उसका कैरेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ने लायक नहीं है। मियामिया एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि प्रेगनेंसी और अबॉर्शन के पैसे वाली बात कैसे बताए। उसे डर है कि चैंगी उसकी बात पर फिर विश्वास नहीं करेगा और उसे लायर समझेगा। जब मियामिया कुछ साफ नहीं कह पाती तो चैंगी प्रिंसिपल फैंग से उसे यूनिवर्सिटी से निकालने को कहता है। मियामिया तुरंत माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। चैंगी उसकी बात सुनने के बजाय उसे बाहर जाने का आदेश देता है। मियामिया बार बार एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऑफिस से बाहर भेज दिया जाता है। प्रिंसिपल भी उसकी मदद नहीं करते। वो कहते हैं कि एक्सटॉर्शन बहुत सीरियस मैटर है। यिशिंग ग्रुप यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है और चैंगी खुद यहाँ का इन्फ्लुएंशियल आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट है, इसलिए इस मामले को संभालना आसान नहीं होगा। वो मियामिया को केवल गुड लक कहकर छोड़ देते हैं। मियामिया यूनिवर्सिटी के बाहर बैठकर चैंगी का इंतजार करती है। वो खुद से कहती है कि उसे किसी भी हालत में निकाला नहीं जा सकता। इतनी मेहनत के बाद वो यूनिवर्सिटी पहुंची है और अब अपना सपना टूटने नहीं दे सकती। चैंगी बाहर आता है तो मियामिया उसके पीछे भागती हैं। वो उसे प्रेसिडेंट यी और सीनियर ब्रदर कहकर रोकने की कोशिश करती है। मियामिया कहती है कि वो माफी मांगने और पूरी बात समझाने के लिए तैयार है। चैंगी उसकी बात सुने बिना कार में बैठ जाता है। मियामिया कार के सामने खड़ी होकर रास्ता रोक देती है। चैंगी उससे पूछता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। मियामिया हाथ जोड़कर कहती है कि अगर वो उसे यूनिवर्सिटी से नहीं निकालेगा तो वो उसका कोई भी काम करने को तैयार है। चैंगी उसे चेतावनी देता है कि वो फिर कभी उसके सामने न आए। अगली बार नतीजा केवल यूनिवर्सिटी से निकाले जाने तक सीमित नहीं रहेगा। कार आगे बढ़ जाती है, लेकिन मियामिया हार नहीं मानती। वो उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। ड्राइवर चैंगी को बताता है कि वही लड़की कार के पीछे भाग रही है। कार की स्पीड कम नहीं है, फिर भी वो पूरी ताकत लगाकर पीछे आ रही है। चैंगी ड्राइवर को चुप रहकर आगे देखने के लिए कहता है। मियामिया दौड़ते दौड़ते खुद से कहती है कि वो रुक नहीं सकती क्योंकि उसे पढ़ना है। आखिर उसके पैर जवाब दे देते हैं और वो गिर जाती है। ड्राइवर कार रोक देता है। मियामिया घायल होने के बाद भी चैंगी से केवल यही पूछती रहती है कि क्या वो उसे यूनिवर्सिटी से नहीं निकालेगा। चैंगी उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने का आदेश देता है। मियामिया दर्द में भी माफी मांगती रहती है। चैंगी को समझ नहीं आता कि ये वही लड़की है जो पहले उससे पैसे मांगती थी, लेकिन अब पैसों के बजाय यूनिवर्सिटी में रहने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जांच करके बताता है कि मियामिया का एंकल ज्यादा गंभीर नहीं मुड़ा है, लेकिन उसके पैर के तलवे में कांच के छोटे छोटे टुकड़े घुस गए हैं। उन्हें ट्वीजर से निकालना पड़ेगा और इस प्रोसेस में थोड़ा दर्द होगा। मियामिया चुपचाप इलाज के लिए तैयार हो जाती है। डॉक्टर जब कांच निकालना शुरू करता है तो उसे बहुत दर्द होता है। चैंगी ताना मारता है कि अब उसे पता चला होगा कि दर्द किसे कहते हैं। थोड़ी देर पहले तो वो कार के पीछे बहुत तेजी से भाग रही थी। मियामिया दर्द के कारण कुछ नहीं बोल पाती। चैंगी पूछता है कि उसने चुप रहना किससे सीखा और उसे बेहोश होने का नाटक नहीं करना चाहिए। सेक्रेटरी मन ही मन हैरान है कि उसका बॉस इस लड़की में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। मियामिया फिर चैंगी से माफी मांगती है और कहती है कि उसने जानबूझकर उसे परेशान नहीं किया था। चैंगी कहता है कि कम से कम उसे अपनी गलती समझ आ गई। डॉक्टर घाव का ट्रीटमेंट पूरा कर देता है। मियामिया उसका धन्यवाद करती है। तभी चैंगी पूछता है कि वो अपना चेहरा क्यों ढक रही है और उसे कवरिंग हटाने का आदेश देता है। मियामिया अपना चेहरा दिखाने से बचती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। चैंगी उसकी बात मानकर उसे अपने चेहरे के लिए दूसरा कवरिंग चुनने देता है। मियामिया राहत महसूस करते हुए उसका धन्यवाद करती है। तभी डॉक्टर शेन वहाँ पहुँचता है। वो चैंगी को हॉस्पिटल में देखकर समझता है कि वही घायल हुआ है और तुरंत पूछने लगता है कि उसे कहाँ चोट लगी है। चैंगी बताता है कि पेशेंट वो नहीं बल्कि मियामिया है। डॉक्टर शेन उसे देखते ही पहचान लेता है और प्यार से लिटिल मियान कहकर बुलाता है। मियामिया भी उसे पहचान कर डॉक्टर शेन कहती है। चैंगी दोनों को एक दूसरे से इतनी फैमिलियरिटी से बात करते देखकर पूछता है कि वे कैसे परिचित हैं। डॉक्टर शेन बताता है कि उसने पहले मियामिया की दादी का इलाज किया था। मियामिया बहुत फिलियल लड़की है और अक्सर दादी को चेकअप के लिए लेकर आती थी। मियामिया शेन को बताती है कि दादी की हालत अब पहले से अच्छी है। शेन खुश होकर पूछता है कि क्या उसने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। मियामिया बताती है कि अब वो बीजिंग की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली है। डॉक्टर शेन कहता है कि उसने दादी से हमेशा मियामिया के अच्छे मार्क्स के बारे में सुना था। उसे खुशी है कि मियामिया ने एग्जाम में अच्छा किया। चैंगी नोटिस करता है कि उसके सामने हमेशा डरी हुई दिखाई देने वाली मियामिया डॉक्टर शेन से बात करते हुए काफी खुश और आराम से है। समय हो जाने पर चैंगी अपने बॉडीगार्ड को मियामिया को वापस यूनिवर्सिटी छोड़ने का आदेश देता है। मियामिया कहती है कि वो खुद जा सकती है, लेकिन चैंगी पूछता है कि क्या वो अपने पैर की हालत और खराब करके व्हीलचेयर पर बैठना चाहती है। मियामिया मजबूरी में मदद स्वीकार कर लेती है।
है। डॉक्टर शेन भी उसे सावधान रहने और अच्छी तरह आराम करने की सलाह देता है। मिया मिया उसका धन्यवाद करके बॉडीगार्ड के साथ चली जाती है। मिया मिया के जाते ही चेंगी डॉक्टर शेन से पूछता है कि वो उस लड़की को कैसे जानता है। शेन उल्टा कहता है कि यही सवाल उसे चेंगी से पूछना चाहिए। इसके बाद शैन मिया मिया के पुराने जीवन के बारे में बताता है। वो कहता है कि मिया मिया की मैटरनल ग्रैंडमदर उसकी पेशेंट थी। मिया मिया का बैकग्राउंड बहुत दुखद है। जिस फैमिली ने उसे पाला उनका चिकन फार्म था। वो हर दिन सुबह से रात तक चिकन्स को संभालती और काटती थी, फिर उसी के साथ अपनी पढ़ाई भी करती थी। उसके परिवार ने उसे ठीक से खाना और कपड़े तक नहीं दिए। वो बहुत दुबली और कमज़ोर रहती थी। दादी के मुताबिक मिया मिया एक ऑर्फन थी जिसे उस परिवार ने अपने पास रखा था, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यहाँ तक कि उसकी स्कूल फीस भी परिवार ने नहीं भरी। दादी ने थोड़ा थोड़ा रिसाइक्लेबल सामान इकट्ठा करके पैसे जोड़े और उसी से उसकी पढ़ाई चली। इतनी मुश्किलों के बावजूद मिया मिया ने अच्छी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पास किया। चेंगी पूछता है कि जब दादी बीमार हुई तो क्या उसके परिवार ने इलाज के लिए पैसे नहीं दिए। शेन कहता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और शायद उसका परिवार पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। अब चेंगी को मिया मिया के रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल वाले व्यवहार का कारण समझ आने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो शायद अपने लिए नहीं, दादी के इलाज के लिए पैसे मांग रही थी। अपनी गलती समझकर वो मन ही मन खुद को बुरा भला कहता है। डॉक्टर शेन बातचीत बदलते हुए चेंगी की शादी के बारे में पूछता है। वो कहता है कि बिजनेस ट्रिप पर होने के कारण वेडिंग में नहीं आ पाया और जानना चाहता है कि ब्राइड कैसी है। चेंगी बताता है कि जियांग परिवार ने अपनी पाली हुई बेटी की जगह उस लड़की को भेज दिया जिसे उन्होंने हाल ही में ढूंढा था। शेन जियांग परिवार की हिम्मत पर हैरान हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने यंग मास्टर यी को धोखा देने की कोशिश की। वो पूछता है कि चेंगी अब जियांग फैमिली के साथ क्या करेगा। चेंगी कहता है कि उन्होंने जितना लिया है उन्हें उसका 100 गुना वापस करना होगा। शेन समझ जाता है कि जियांग फैमिली की कंपनी जल्दी बैंक्रप्सी की तरफ जाने वाली है और कहता है कि वे इसी सजा के लायक हैं। शेन फिर मिया मिया के बारे में पूछता है। चेंगी बताता है कि ग्रैंडपा फिलहाल मिया मिया को घर से हटाने का फैसला स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो उनकी सर्जरी पूरी होने तक इंतजार करेगा। डॉक्टर शेन कहता है कि ग्रैंडपा ने इतनी मुश्किलों के बाद एक ग्रैंड डॉटर इन लॉ स्वीकार की है, इसलिए वो उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मिया मिया ने ग्रैंडपा की जान भी बचाई है, इसलिए चेंगी उसे एक लकी मैस्कॉट की तरह घर में रख सकता है जो ग्रैंडपा का साथ देती रहे। वैसे भी चेंगी को महिलाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चेंगी आखिर बताता है कि वो पहले ही किसी दूसरी महिला से शादी करने का वादा कर चुका है। ये सुनकर शेन बेहद हैरान होता है। वो मजाक में कहता है कि वर्षों से न खिलने वाला पेड़ आखिर फूलने वाला है। चेंगी उसकी बातें अनसुनी करके वहां से जाने लगता है। बॉडीगार्ड मिया मिया को कार से उतारकर सहारा देना चाहता है। मिया मिया कहती है कि उसने अपनी रूममेट को बुला लिया है और अब उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बॉडीगार्ड के जाने के बाद वो अकेली खड़ी रह जाती है। कोई रूममेट उसे लेने नहीं आती। उसके पास चेंगी के रेजिडेंस तक टैक्सी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। घर पहुंचने पर टैक्सी का महंगा फेयर देखकर मिया मिया बहुत दुखी होती है। वो खुद से वादा करती है कि आज के बाद कभी टैक्सी नहीं लेगी। अपने कमरे में जाकर वो नहाती है और चेहरे की मेडिसिन बदलती है। उसे महसूस होता है कि ग्रैंडपा के डॉक्टर की दी हुई ऑइंटमेंट सच में बहुत इफेक्टिव है। वो रात वाली क्रीम लगाकर आखिरकार सोने चली जाती है। रात को मिया मिया की नींद अचानक खुलती है और उसे घर में कोई आदमी दिखाई देता है। वो उसे थीफ समझकर हमला कर देती है और कहती है कि अगर उसने उसे नहीं छोड़ा तो वो पुलिस बुला लेगी। वो आदमी बताता है कि ये उसका अपना घर है। उसकी आवाज और चेहरा पहचानते ही मिया मिया समझ जाती है कि वो चेंगी है। वो उससे पहले खुद को छोड़ने के लिए कहती है। मिया मिया याद दिलाती है कि दोनों की शादी कुछ दिन पहले ही हुई है और ग्रैंडपा ने उसे इस घर में रहने के लिए भेजा है, इसलिए वो थीफ नहीं है। चेंगी गुस्से में पूछता है कि उसे ये सब करने के लिए किसने कहा। मिया मिया समझाती है कि उसके चेहरे पर गंभीर एलर्जी है और डॉक्टर के कहने पर वो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट लगा रही है। चेंगी उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद भी उसे घर से निकलने का आदेश देता है। मिया मिया तुरंत ग्रैंडपा को फोन कर देती है। वो शिकायत करती है कि चेंगी उसे अभी घर से निकाल रहा है। वो पूछती है कि क्या वो सच में यहाँ से जा सकती है, क्योंकि वो इस गुस्सैल ओल्डर मैन के साथ रहना भी नहीं चाहती। मिया मिया कहती है कि चेंगी बहुत फियर्स है और पूरे दिन उसे गेट आउट कहता रहता है। ग्रैंडपा ये सुनते ही चेंगी पर नाराज हो जाते हैं। वो बार बार उसे याद दिलाते हैं कि मिया मिया उसकी वाइफ हैं और उसे सम्मान से इसी घर में रखना होगा। चेंगी कहता है कि ये उसका प्राइवेट रेजिडेंस है और मिया मिया को पुराने मैंशन में वापस भेज दिया जाए। वो स्टुअर्ट शू से उसे किसी दूसरे हाउस में रखवाने को तैयार है, लेकिन अपने साथ नहीं रखना चाहता। ग्रैंडपा हर जवाब में केवल यही दोहराते हैं कि मिया मिया उसकी वाइफ हैं। चेंगी परेशान होकर
पूछता है कि वो एक ही सेंटेंस बार बार क्यों बोल रहे हैं। ग्रैंडपा आखिर धमकी देते हैं कि अगर मिया मिया को अकेला भेजा गया तो वो अपनी सर्जरी नहीं करवाएंगे और मर जाना पसंद करेंगे। चेंगी कहता है कि अगर वो मर गए तो कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं रहेगा। दादा की जिद के सामने चेंगी को झुकना पड़ता है। वो मिया मिया से पूछता है कि उसका कमरा कौन सा है। मिया मिया बताती है कि वो ऊपर वाले दूसरे कमरे में रहती है। चेंगी उसे वहीं जाने और किसी जरूरी काम के बिना नीचे न आने का आदेश देता है। कमरे में लौटकर मिया मिया सोचती है कि चेंगी कहीं सच में उसे सामान बांधकर जाने के लिए तो नहीं कह देगा। फिर वो इस चिंता को छोड़कर पहले सोने का फैसला करती है। सोने से पहले मिया मिया को याद आता है कि इस महीने अभी तक उसका पीरियड नहीं आया है। वो कुछ पल इसके बारे में सोचती है, लेकिन फिर बात को गंभीरता से नहीं लेती। उसे लगता है कि शायद उसका साइकिल केवल लेट हो गया है। थकान और नींद के कारण वो इस सवाल को अगले दिन के लिए छोड़कर सो जाती है। फोरेंसिक मेडिसिन की क्लास में स्टूडेंट्स नई लड़की को लेकर बातें कर रहे होते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि कई साल बाद उनके मेजर में सच में कोई लड़की आई है। मिया मिया क्लासरूम में पहुंचती है, जहाँ प्रैक्टिकल के लिए फ्रॉक डिसेक्शन किया जा रहा है। वो बिना डरे बहुत तेजी और सफाई से फ्रॉक की स्किन अलग कर देती है। उसकी टेक्निक देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। कोई उसे क्रूअल कहता है तो कोई उसकी स्पीड और कंप्लीट डाइसेक्शन की तारीफ करता है। उन्हें लगता है कि वो एक्सपर्ट होकर भी बिगिनर बनने का नाटक कर रही है। एक सीनियर उससे पूछता है कि यूनिवर्सिटी आने से पहले वो क्या काम करती थी। मिया मिया सिंपल जवाब देती है कि वो चिकन्स काटती थी। अब सभी को समझ आता है कि उसकी नाइफ स्किल्स इतनी तेज क्यों हैं। सीनियर बताते हैं कि लेट एडमिशन के कारण उसका काफी सिलेबस छूट गया होगा और अब अकेले कैचअप करना मुश्किल हो सकता है। वे उसे अपने नोट्स देने और किसी भी प्रॉब्लम में मदद करने का ऑफर करते हैं। मिया मिया उनका धन्यवाद करती है और कहती है कि वो रोज लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ेगी। कई क्लासमेट्स उसके साथ लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ उससे कंप्लीट फ्रॉक स्किन निकालने की टेक्निक सिखाने के लिए भी कहते हैं। मिया मिया खुशी से उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। क्लासेस खत्म होने के बाद मिया मिया रेस्टोरेंट पहुंचती है, क्योंकि अब उसके पैसे कमाने का समय है। मैनेजर बताता है कि आज उनके पास स्टाफ की बहुत कमी है। वो मिया मिया से पूछता है कि क्या वो तैयार किया हुआ लंच बॉक्स खुद डिलीवर कर सकती है। मिया मिया बिना मना किए डिलीवरी के लिए तैयार हो जाती है। मैनेजर उसे एड्रेस देकर खास तौर पर सावधान करता है कि खाना गलत जगह न पहुंच जाए। एड्रेस पढ़ते ही मिया मिया को पता चलता है कि उसे ईशन ग्रुप जाना है। ईशन ग्रुप पहुंचकर मिया मिया रिसेप्शन एरिया में सेक्रेटरी कुई को ढूंढती है। उसे बताया गया था कि क्यूई वहीं उसका इंतजार करेगा, मगर आसपास कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे पास से कुछ लोगों के बोलने की आवाज सुनाई देती है। वो समझती है कि सेक्रेटरी कुई शायद उसी तरफ होगा और आवाज के पीछे पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ चेंगी कंपनी एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट मीटिंग कर रहा होता है। वो प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी और इकोसिस्टम के बारे में समझा रहा होता है। मिया मिया अनजाने में मीटिंग रूम में प्रवेश कर जाती है। इतने सारे लोगों को देखकर वो तुरंत अपनी गलती समझती है। वो माफी मांगकर बाहर जाने लगती है, लेकिन चेंगी उसे रुकने के लिए कहता है। वो चलती मीटिंग को वहीं रोक देता है और अनाउंस करता है कि बाकी डिस्कशन दोपहर में जारी होगा। वो सभी एग्जीक्यूटिव्स को अपने काम पर लौटने के लिए कहता है। एम्प्लॉयज बाहर निकलते हुए हैरान हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि इंपॉर्टेंट मीटिंग इंटरप्ट होने पर प्रेसिडेंट ये बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। पहले केवल फोन की रिंग से मीटिंग डिस्टर्ब करने वाले को भी उसने बुरी तरह डांटा था, लेकिन मिया मिया के कारण पूरी मीटिंग रुकने पर भी वो नाराज नहीं हुआ। एम्प्लॉयज को लगने लगता है कि ये लड़की साधारण नहीं है और प्रेसिडेंट यी के लिए उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस जरूर है। मीटिंग रूम खाली होने के बाद मिया मिया चेंगी को पहचानकर अंकल कहती है। आसपास मौजूद स्टाफ इस संबोधन से हैरान है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि प्रेसिडेंट यी को इस तरह बुला सके। चेंगी पूछता है कि डिलीवरी करने के लिए वही क्यों आई। मिया मिया बताती है कि वो इसी रेस्टोरेंट में काम करती है। चेंगी का ध्यान तुरंत उसके घायल पैर पर जाता है। वो पूछता है कि चोट ठीक हुई या नहीं और क्या उसने फॉलोअप एग्जामिनेशन करवाया। मिया मिया कहती है कि उसका पैर लगभग ठीक हो चुका है, इसलिए दोबारा चेकअप की जरूरत नहीं है। वो दावा करती है कि बचपन से उसकी हेल्थ अच्छी रही है और उसकी चोट बहुत तेजी से ठीक हो जाती है। चेंगी को डॉक्टर शेन की बातें याद आती हैं। मिया मिया अडॉप्टेड ऑर्फन थी, उसे पूरा खाना और कपड़े नहीं मिलते थे और दादी रिसाइक्लेबल सामान जमा करके उसकी स्कूल फीस भरती थी। ये सब याद करके चेंगी उसका फॉलोअप टालने से इनकार कर देता है। वो सेक्रेटरी क्यूई को उसी दोपहर मिया मिया को हॉस्पिटल ले जाने का आदेश देता है और कहता है कि चेकअप का खर्च वो खुद देगा। मिया मिया आखिर उसकी बात मान लेती है। वो चेंगी से जल्दी खाना खाने के लिए कहती है, वरना लंच ठंडा होकर खराब लगेगा। चेंगी पूछता है कि क्या उसने खुद खाना खा लिया है। मिया मिया हाँ कह देती है।
चेंगी उसे वहीं बैठकर इंतजार करने को कहता है। मियाँ मियाँ उसे खाना खाते हुए देखती है और सोचती है कि जिस कस्टमर ने खास तौर पर उसके हाथ का खाना मांगा था वो यही ओल्डर मैन है। उसे चेंगी बहुत थका हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो अगले दिन उसके लिए चिकन सूप बनाने का फैसला करती है ताकि उसकी बॉडी को थोड़ा आराम मिले। लंच के बाद चेंगी खुद मियाँ मियाँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। मियाँ मियाँ कहती है कि वो अपने आप चल सकती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि रिकवरी अच्छी हो रही है, हड्डी ठीक है और घाव भी भर रहा है। वो मियाँ मियाँ को आगे से सावधान रहने और टूटे कांच पर दोबारा पैर न रखने के लिए कहता है। मियाँ मियाँ डॉक्टर शेन का धन्यवाद करती है। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि चेंगी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। वो मन ही मन 2 बार यही सवाल करती है कि चेंगी उसका हाथ क्यों पकड़े हुए है। डॉक्टर शेन फिर चेंगी की मेडिसिन निकालता है और कहता है कि उसकी दवा तैयार है, लेकिन वो स्लीपिंग पिल्स बहुत तेजी से खत्म कर रहा है। अगर वो इसी तरह पिल्स लेता रहा तो उनका इफेक्ट भी जल्दी कम हो सकता है। चेंगी उसे लेक्चर बंद करके मेडिसिन देने के लिए कहता है। शेन मियाँ मियाँ से कहता है कि वो चेंगी को स्कूल वापस ले जाने दे। मियाँ मियाँ चेंगी को सलाह देती है कि वो स्लीपिंग पिल्स कम ले, क्योंकि वे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। शेफ होने के नाते वो एक ऐसी मेडिसिनल सूप जानती है जो दिमाग शांत करके नींद लाने में मदद करती है। वो अगले दिन वही सूप उसके लिए लाने का वादा करती है। चेंगी उसका ऑफर स्वीकार करके कहता है कि वो इंतज़ार करेगा। फिर वो मियाँ मियाँ का फ़ोन लेकर उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर देता है। वो कहता है कि किसी भी ज़रूरत में मियाँ मियाँ उसे कॉल कर सकती है। मियाँ मियाँ उसका धन्यवाद करके खुशी से गुड बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। मियाँ मियाँ के जाते ही डॉक्टर शेन चेंगी को घूरने लगता है। वो पूछता है कि वो इतनी छोटी लड़की के साथ इस तरह क्यों पेश आ रहा है। चेंगी उसे बेकार के जोक्स बंद करने के लिए कहता है, मगर शेन जवाब देता है कि ये जोक है या नहीं चेंगी खुद अच्छी तरह जानता है। बात फिर उस रात दिए गए ड्रग की रिपोर्ट पर आती है। शेन बताता है कि टेस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं। चेंगी को एक नए प्रकार का डेट रेप ड्रग दिया गया था जो कलरलेस और ओडरलेस है। ये देश में काफी रेयर है, इसलिए बायर के सोर्स को ट्रेस करके साजिश करने वाले तक पहुंचा जा सकता है। चेंगी पूछता है कि क्या वो ड्रग अफ्रोडीजियक था। शेन अपनी प्रोफेशनल एबिलिटी पर सवाल उठाए जाने से नाराज होता है। वो साफ करता है कि मेडिसिन ने केवल चेंगी को कंफ्यूज्ड किया था, इसके अलावा उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं था। इसका मतलब उस रात चेंगी ने जो कंट्रोल खोया वो केवल ड्रग के कारण नहीं था, ये उसकी अपनी नेचुरल रिएक्शन थी। अब चेंगी के मन में नया सवाल उठता है, अगर हाइलिंग सच में उस रात उसके साथ थी तो उसके पास जाने पर चेंगी को वही फैमिलियर फीलिंग क्यों नहीं मिलती। डॉक्टर शेन उसके इस सवाल का कारण पूछता है। चेंगी उसे ये बात ग्रैंडपा से छिपा कर रखने का आदेश देता है। शेन सीक्रेट रखने के लिए तैयार हो जाता है। शेन ये भी कहता है कि चेंगी के आसपास के लोगों ने उसे ड्रग देकर फंसाने की हिम्मत कैसे की। चेंगी ठंडे स्वर में जवाब देता है कि वे लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। सेक्रेटरी क्यूआई मियाँ मियाँ को सुरक्षित छोड़ने के लिए आता है। कार से उतरते समय वो उसे रास्ते में सावधान रहने के लिए कहता है। मियाँ मियाँ उसका धन्यवाद करती है और गुड बाय कहकर चली जाती है। कोई उसके जाने के बाद उसकी मीठी आवाज को याद करता है। उसे समझ आता है कि इम्पोर्टेंट मीटिंग इंटरप्ट होने पर भी प्रेसिडेंट ही उस पर नाराज क्यों नहीं हुआ था। कुछ समय बाद मियाँ मियाँ को जियांगो का फोन आता है। वो खुद को उसका पिता बताते हुए शिकायत करता है कि शादी को इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन मियाँ मियाँ एक बार भी अपने मायके नहीं आई। वो कहता है कि माँ और पिता दोनों उसे बहुत याद करते हैं। मियाँ मियाँ जवाब देती है कि वो पिछले कुछ दिनों से काफी बिजी थी, इसलिए घर नहीं आ पाई। जियांगो पूछता है कि क्या वो इतनी बिजी है कि अपने फैमिली से मिलने का समय भी नहीं निकाल सकती। आखिर वो उसे उसी रात घर पर डिनर के लिए बुलाता है। मियाँ मियाँ आने के लिए हाँ कह देती है। जियांग परिवार मियाँ मियाँ के आने का इंतजार कर रहा होता है। उसके लेट होने पर वे नाराज हैं। शुएर की माँ कहती है कि शादी के बाद मियाँ मियाँ ने एक फ़ोन तक नहीं किया और घर लौटकर अपने फैमिली को देखने भी नहीं आई। वो उसे अनजान और एहसान न मानने वाली लड़की कहती है। शुएर अपनी माँ से कहती है कि मियाँ मियाँ अब मिसेस यी बन चुकी है। उसे पछतावा है कि उसने उस समय खुद शादी के लिए हाँ क्यों नहीं की। उसके मुताबिक ये मैरिज पहले उसी की थी, लेकिन अब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने छोटी चीज़ बचाने के चक्कर में बहुत बड़ी दौलत खो दी। जियांगो उसे चुप रहने के लिए कहता है। शुएर नाराज होकर पूछती है कि पिता उसी पर क्यों चिल्ला रहा है, जबकि बायोलॉजिकल डॉटर तो वो है। वह मियाँ मियाँ को गाली देने लगती है, लेकिन बाहर से उसके आने की आहट सुनकर रुक जाती है। मियाँ मियाँ घर पहुंचकर अपने पिता, माँ और बहन को ग्रीट करती है। शुएर ताना मारती है कि आखिर उसे घर वापस आने का रास्ता याद आ ही गया। उसके मुताबिक शादी के बाद मियाँ मियाँ ने अपने मायके को छोटा समझना शुरू कर दिया है। मियाँ मियाँ कहती हैं कि उसका ऐसा मतलब नहीं था। जियांगो बात संभालते हुए कहता है कि शुएर केवल उसे मिस कर रही थी। वो पूछता है कि शादी के बाद इतने दिन तक वो घर क्यों नहीं आई। मियाँ मियाँ दोबारा अपनी व्यस्तता का बहाना देती है।
परिवार उसे खाना खाने के लिए बैठा देता है। उसकी माँ अपने हाथ का बनाया ब्रेस्ड पोर्क सामने रखती है, लेकिन ऑयली खाना देखते ही मियाँ मियाँ को नौजिया होने लगता है। वो सोचती है कि अगर उसका बेबी पहले ही खत्म नहीं हुआ होता तो उसे अपनी प्रेगनेंसी पर शक होने लगता। उसका पीरियड इस महीने फिर लेट है, मगर वो अभी भी मानती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। खाना खाते समय परिवार पूछता है कि उसने मास्क क्यों पहना है। मियाँ मियाँ बताती है कि चेहरे पर एलर्जी है और उसने मेडिसिनल ऑइंटमेंट लगा रखी है। वो डरती है कि चेहरा देखकर बाकी लोग घबरा जाएंगे। शुएर उसकी बात सुनकर जबरदस्ती मास्क उतरवा देती है। मियाँ मियाँ का चेहरा मेडिसिन और मेकअप के कारण अजीब दिखाई देता है। परिवार नकली डर दिखाकर उसे घोस्ट जैसा कहता है। वे पूछते हैं कि क्या उसका चेहरा दोबारा ठीक हो पाएगा या वो हमेशा के लिए डिसफिगर हो चुकी है। मियाँ मियाँ कहती हैं कि उसे खुद भी नहीं पता। उसकी माँ फिर मास्क लगाने के लिए कहती है, क्योंकि परिवार होकर भी वे उसका चेहरा नहीं देख पा रहे। शुएर मन ही मन खुश होती है। पहले स्कार के बावजूद मियाँ मियाँ सुंदर थी, मगर अब उसे विश्वास है कि वो पूरी तरह अगली हो गई है। उसे लगता है कि प्रेसिडेंट यी कभी ऐसी पत्नी को पसंद नहीं करेगा। तब शुएर खुद सच संवर कर उसके सामने जाएगी। डिनर के बीच जियांग जियानगुओ मियाँ मियाँ का सरनेम बदलने की बात करता है। वो कहता है कि अब उसे परिवार में आए काफी समय हो चुका है और चू सरनेम बहुत पराया लगता है। आज से उसका नाम जियांग मियान मियान होना चाहिए, तभी वे सच में एक फैमिली लगेंगे। मियाँ मियाँ नाम बदलने से मना कर देती है। वो बताती है कि अब उसका यूनिवर्सिटी एडमिशन हो चुका है और उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही चू मियान मियान के नाम पर कंफर्म हैं। इस समय नाम बदलना सही नहीं होगा। उसकी यूनिवर्सिटी वाली बात सुनकर शुएर चौंक जाती है। वो पूछती है कि मियाँ मियाँ यूनिवर्सिटी कैसे जा सकती है, जबकि उसकी एक्सेप्टेंस लेटर नष्ट हो चुकी थी। शुएर के मुंह से बात निकलने से पहले जियांग जियानगुओ उसे बैठने का आदेश देता है। फिर वो मियाँ मियाँ से पूछता है कि शादी के बाद उसे पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। उसके मुताबिक मैरिड वुमन को घर में रहकर अच्छी वाइफ और मदर बनना चाहिए। ज़्यादा पढ़ने से लड़की को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मियाँ मियाँ साफ कहती है कि वो पढ़ना चाहती है और यूनिवर्सिटी ज़रूर जाएगी। उसकी माँ बात नरम बनाकर कहती है कि पिता को केवल यी फैमिली की रेपुटेशन की चिंता है। अब मियाँ मियाँ मैरिड हैं, इसलिए उन्हें उसके ससुराल की फीलिंग्स भी देखनी होंगी। तभी मियाँ मियाँ बताती है कि उसका एडमिशन खुद ग्रैंडपा यी ने अरेंज किया है। ये सुनते ही पूरे परिवार का रवैया बदल जाता है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि इतने पावरफुल ओल्ड मास्टर यी ने मियाँ मियाँ के लिए यूनिवर्सिटी की व्यवस्था की। शुएर मन ही मन जलती है। उसे लगता है कि अगर उसके पेरेंट्स ने ब्राइड न बदली होती तो आज वही मिसेज यी होती और ग्रैंडपा का सारा प्यार भी उसी को मिलता। जियांग जियानगुओ दोबारा कंफर्म करता है कि एडमिशन सच में ग्रैंडपा ने करवाया है। जवाब हाँ मिलने पर वो तुरंत कहता है कि मियाँ मियाँ को जरूर पढ़ना चाहिए। साथ ही उसे ग्रैंडपा के साथ ज्यादा समय बिताने की सलाह देता है। फिर फैमिली चेंगी के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। मियाँ मियाँ सच बताती है कि उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। चेंगी उसे पसंद नहीं करता और अक्सर घर भी नहीं आता। उसकी माँ कहती है कि यहाँ गलती मियाँ मियाँ की है। चेंगी उसका हस्बैंड है, इसलिए वाइफ होने के नाते उसे खुद आगे बढ़कर उसे खुश करना सीखना चाहिए। मियाँ मियाँ मन ही मन सोचती है कि ओल्डर मैन अभी तक ये नहीं जानता कि उसकी वाइफ और रेस्टोरेंट वाली लड़की एक ही है। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो वो उसे दोबारा यूनिवर्सिटी से निकलवा सकता है, इसलिए उसे अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रखनी होगी। जियांग फैमिली उससे चेंगी के सामने अपने बिजनेस के लिए अच्छी बातें करने को कहती है। मियाँ मियाँ को लाइब्रेरी जाकर मिस्ड लेसन्स के नोट्स और रेफरेंस बुक्स ढूंढने हैं, इसलिए वो जल्दी निकलना चाहती है। लेकिन जियांग जियानगुओ अगले दिन चेंगी को घर पर लंच के लिए बुलाने का फैसला कर लेता है। वो कहता है कि वो और उसकी पत्नी दोनों के लिए भरपूर खाना तैयार करेंगे। मियाँ मियाँ कुछ समझ पाए उससे पहले इनविटेशन तय हो जाता है। जाने से पहले मियाँ मियाँ दादी के बारे में पूछती है। जियांग जियानगुओ दावा करता है कि उसने 2 केयर गिवर्स रख दिए हैं जो 24 घंटे शिफ्ट्स में दादी की देखभाल करेंगे। मियाँ मियाँ को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मियाँ मियाँ अपने पिता का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही शुएर फिर कहती है कि चेंगी और यी फैमिली की सारी दौलत पहले उसकी होनी चाहिए थी। उसे विश्वास नहीं होता कि मियाँ मियाँ जिंदा बचकर गाँव की लड़की से मिसेज यी बन गई। जियांग जियानगुओ अपनी पत्नी को आदेश देता है कि अगले दिन शुएर को बहुत अच्छी तरह तैयार करे। उसे विश्वास है कि चेंगी दोनों बहनों को एक साथ देखकर खुद समझ जाएगा कि कौन बेहतर है। शुएर की माँ उसी समय उसके लिए कपड़े खरीदने निकल जाती है। मियाँ मियाँ को अब खुद चेंगी को लंच पर बुलाना है। फोन हाथ में लेकर वो सोचती है कि क्या सच में उस गुस्सैल अंकल को डिनर के लिए इनवाइट करना सही होगा। फिर वो खुद को हिम्मत देती है और कहती है कि जल्दी की परेशानी जल्दी खत्म करना ही बेहतर है।
वो चेंगी को कॉल करके पूछती है कि क्या वो अगले दिन बहुत बिजी है। चेंगी काम में होने के कारण उससे जल्दी बोलने के लिए कहता है। फिर वो पूछता है कि कॉल कौन कर रहा है। मियामिया अपना परिचय उसकी वाइफ के रूप में देती है। चेंगी हैरान होकर पूछता है कि उसके पास उसका नंबर कैसे आया। मियामिया को याद आता है कि हॉस्पिटल में चेंगी ने खुद रेस्टोरेंट वाली लड़की के फोन में नंबर सेव किया था। अगर वो ये सच बता देगी तो उसकी आइडेंटिटी पकड़ी जाएगी, इसलिए वो झूठ बोलती है कि नंबर उसे ग्रैंडपा ने दिया था। चेंगी पूछता है कि उसने कॉल क्यों किया। मियामिया सीधे इनविटेशन देने के बजाय कहती है कि अगर वो बिजी है तो बात रहने दे। चेंगी उसे साफ साफ बोलने का आदेश देता है। मियामिया आखिर बताती है कि उसके पिता अगले दिन उसे घर पर मील के लिए बुलाना चाहते हैं। चेंगी बिना ज्यादा सवाल किए कहता है कि वो जाएगा। उसकी आसानी से मिली सहमति से मियामिया खुद हैरान रह जाती है। अब उसे चिंता होने लगती है कि अगले दिन अपना चेहरा कैसे छिपाएगी। लंच वाले दिन चेंगी मियामिया के चेहरे को देखकर पूछता है कि उसने अपनी शक्ल के साथ क्या किया है। मियामिया बहाना बनाती है कि उसने हाल ही में मेकअप करना सीखना शुरू किया है। उसने जानबूझकर अपना चेहरा इस तरह तैयार किया है कि चेंगी उसे रेस्टोरेंट और यूनिवर्सिटी वाली लड़की के रूप में न पहचान सके। दोनों साथ घर से निकलते हैं। रास्ते में मियामिया चुपचाप चेंगी को देखती है। उसे लगता है कि उसकी डिस्गाइज सफल रही और चेंगी ने उसे नहीं पहचाना। वो उससे दोबारा पूछती है कि क्या वो सच में आज फ्री है। चेंगी जवाब देता है कि बिजी होने पर भी पत्नी के पेरेंट्स से मिलने जाना जरूरी है, मगर चेंगी के मन में जियांग फैमिली के लिए कोई सम्मान नहीं है। वो आज वहाँ केवल इसलिए जा रहा है क्योंकि अब उस फैमिली के धोखे का हिसाब करने का समय आ गया है। मियामिया उसे जल्दी चलने के लिए कहती है, वरना वे लंच के लिए लेट हो जाएंगे। जियांग परिवार दोनों के स्वागत के लिए तैयार खड़ा होता है। मियामिया का अजीब मेकअप देखकर वे एक पल के लिए चौंकते हैं, लेकिन चेंगी के सामने कुछ नहीं कहते। जियांग जियानगुओ मियामिया को आदेश देता है कि वो बेवकूफ़ों की तरह खड़ी न रहे और मिस्टर यी को अंदर ले जाकर बैठाए। मियामिया चेंगी के साथ अंदर जाने लगती है। तभी कुछ गिरने या छलकने की सिचुएशन बनती है। मियामिया तुरंत माफ़ी मांगकर चेंगी को साफ करने लगती है। चेंगी उसे फूलिश कहता है। मियामिया जवाब देती है कि वो फूलिश नहीं, बहुत स्मार्ट है और उसके टीचर्स भी हमेशा उसकी तारीफ करते थे। चेंगी उसकी आंखों को देखकर फिर वही फैमिलियर फीलिंग महसूस करता है। दूसरी तरफ शुएर जलती है कि मियामिया के कारण प्रेसिडेंट यी उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मियामिया नोटिस करती है कि चेंगी उसका हाथ नहीं छोड़ रहा। आखिर वो उसे बैठाकर खुद भी खाना शुरू करता है। जियांग जियानगुओ चेंगी का स्वागत करते हुए कहता है कि ये उसके छोटे से घर में पहली विजिट है। हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी रह जाए तो उसे माफ किया जाए। इसके बाद वो वाइन से टोस्ट करना चाहता है। चेंगी कहता है कि उसे अल्कोहल एलर्जी है। मियामिया उसकी जगह ड्रिंक करने की पेशकश करती है। चेंगी तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि उसका स्टमक सेंसिटिव है, इसलिए वो नहीं पिएगी। फैमिली मियामिया को ताना देती है कि मिसेस यी होकर भी उसे ड्रिंकिंग नहीं आती। फ्यूचर सोशल गैदरिंग्स में अल्कोहल से बचना मुश्किल होगा। वे शुएर की अच्छी अल्कोहल टॉलरेंस की तारीफ करते हैं, लेकिन चेंगी साफ कहता है कि मियामिया अगर नहीं पीना चाहती तो कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। शुएर मन ही मन जलती है कि मियामिया जैसी लड़की को प्रेसिडेंट यी का इतना प्रोटेक्शन क्यों मिल रहा है। मियामिया को भी हैरानी है कि आज चेंगी उसके साथ सामान्य तरीके से क्यों पेश आ रहा है। उसे लगता है कि शायद अल्कोहल एलर्जी की वजह से उसका बिहेवियर ऐसा है। खाने के बीच जियांग जियानगुओ अपने बिजनेस प्रोजेक्ट की बात शुरू करता है। वो दावा करता है कि प्रोजेक्ट के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और इन्वेस्टमेंट मिलने पर प्रॉफिट लगभग निश्चित है। प्रॉब्लम केवल इतनी है कि जियांग कंपनी के पास पर्याप्त फंड्स नहीं हैं। चेंगी कहता है कि उसे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है। जियांग जियानगुओ तुरंत उसकी प्लानिंग और प्रोस्पेक्ट समझाने लगता है, लेकिन चेंगी के मन में जियांग फैमिली की मदद करने का कोई इरादा नहीं है। वो कहता है कि उसका सेक्रेटरी आगे की अरेंजमेंट्स कर देगा। जियांग जियानगुओ इसे इन्वेस्टमेंट की मंजूरी समझकर बहुत खुश हो जाता है। वो कोऑपरेशन की सफलता के नाम पर खुद ड्रिंक करता है। इसके बाद शुएर खुद चेंगी के पास जाकर उसे टोस्ट ऑफर करती है। मियामिया उसे याद दिलाती है कि अल्कोहल एलर्जी वाले इंसान को ड्रिंक नहीं देना चाहिए। शुएर चिढ़कर कहती है कि वो टोस्ट प्रेसिडेंट यी को दे रही है, मियामिया को नहीं, इसलिए उसे दूसरों के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। मियामिया फिर भी कहती है कि चेंगी अल्कोहल नहीं पी सकता। शुएर मन ही मन उसे मूर्ख समझती है क्योंकि चेंगी ने केवल अल्कोहल एलर्जी का बहाना बनाया है। इसी बहस के बीच ड्रिंक चेंगी के ट्राउजर्स पर गिर जाती है। मियामिया तुरंत माफी मांगकर उसे साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन शुएर उसके हाथों को डर्टी कहकर चेंगी से दूर रहने को कहती है। फैमिली सिचुएशन संभालने के लिए मियामिया से कहती है कि वो प्रेसिडेंट यी को गेस्ट रूम में ले जाएं, जहां वो अपने कपड़े साफ कर सके। मियामिया चेंगी को लेकर ऊपर चली जाती है। गेस्ट रूम में पहुंचकर मियामिया चेंगी से थोड़ी देर इंतजार करने को कहती है। वो उसके लिए साफ टॉवल लेने बाहर जाती है।
चेंगी अपने सेक्रेटरी को क्लीन ट्राउजर्स भेजने का मैसेज करता है। इसी दौरान उसे किसी चीज़ का टेस्ट थोड़ा गलत महसूस होता है। मियामिया की अनुपस्थिति में शुएर कमरे में आ जाती है। वो चेंगी से कहती है कि असल में उसकी शादी मियामिया से नहीं, उससे होनी चाहिए थी। वो खुद को उसके लिए सही वाइफ बताती है और बहनों को दोबारा बदलने का सुझाव देती है। शुएर कहती है कि चेंगी और वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, जबकि मियामिया उसके लायक नहीं है। वो चेंगी को छूने की कोशिश करती है। उसी समय मियामिया वापस आकर शुएर से चेंगी को हाथ न लगाने के लिए कहती है। शुएर पलटकर उसे क्रेजी कहती है। शोर सुनकर जियांग परिवार भी कमरे में पहुंच जाता है। वे तुरंत पूरी गलती मियामिया पर डाल देते हैं। उनका कहना है कि मियामिया ही चेंगी को जानबूझकर शुएर के कमरे में लाई थी। शुएर भी कहानी बनाती है कि वो केवल कपड़े बदलकर वापस आई थी और अचानक दोनों को यहाँ पाया। बाकी लोग इसे गलत रूम में आने का छोटा मिसअंडरस्टैंडिंग बताते हैं। तभी चेंगी का असिस्टेंट क्लीन ट्राउजर्स लेकर पहुंच जाता है। चेंगी सभी लोगों को कमरे से बाहर जाने का आदेश देता है। मियामिया भी जाने लगती हैं, लेकिन चेंगी उसे रोक देता है। वो उससे डोर बंद करवाकर वहीं पहरा देने के लिए कहता है। इसके बाद उसे डोर की तरफ मुड़कर खड़े रहने का आदेश देता है ताकि वो पीछे आराम से क्लोथ्स चेंज कर सके। मियामिया चुपचाप दूर की तरफ चेहरा करके खड़ी रहती है। चेंगी कपड़े बदलने के बाद उसे साथ चलने के लिए कहता है। चेंगी मील पूरा किए बिना ही जियांग परिवार के घर से निकलने लगता है। जियांग जियानगो बार बार उसके पीछे जाकर कहता है कि जो कुछ हुआ वो केवल मिसअंडरस्टैंडिंग था। वो उसे कुछ देर और रुकने के लिए मनाता है, लेकिन चेंगी नहीं रुकता। चेंगी के बाहर जाते ही फैमिली मियामिया पर टूट पड़ती हैं। वे उससे कहते हैं कि वो तुरंत जाकर प्रेसिडेंट यी को एक्सप्लेनेशन दे और उसे वापस लेकर आए। जियांग फैमिली शुएर की हरकत की जिम्मेदारी भी मियामिया पर डालती है। वे कहते हैं कि शुएर उसकी बड़ी बहन है और उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उल्टा मियामिया को उसके साथ मिलकर ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। मियामिया कहती है कि वो रूम शुएर का नहीं था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जियांग जियानगो उसे चुप कराकर चेंगी को वापस लाने का आदेश देता है। वो खास तौर पर कहता है कि मियामिया चेंगी को इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट जल्दी साइन करने के लिए मनाए। मियामिया फिर उसके पीछे बाहर चली जाती है। कार में बैठने के बाद मियामिया चेंगी से पूछती है कि क्या वो नाराज है। चेंगी उसे बेकार बातें बंद करने के लिए कहता है। मियामिया पूछती है कि क्या अब उसे शादी पर पछतावा हो रहा है और वो ब्राइड को बदलना चाहता है। चेंगी गुस्से में पूछता है कि वो किस बदलाव की बात कर रही है। वो चेतावनी देता है कि एक और बेवकूफ़ी वाली बात कही तो उसे कार से बाहर निकाल देगा। चेंगी मन ही मन समझ नहीं पाता कि मियामिया सच में इतनी सीधी है या केवल नाटक कर रही है। वो कहता है कि उसे शादी पर कोई पछतावा नहीं, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहता है कि मियामिया ने शुएर से उसे मत छुओ क्यों कहा। मियामिया पहले समझ नहीं पाती कि वो कौन से सेंटेंस की बात कर रहा है। चेंगी उसके बार बार सवाल करने पर चिल्लाता है। मियामिया अपने कान पकड़कर कहती है कि उसके चिल्लाने से कान में दर्द होता है। आखिर उसे बात याद आती है। वो समझाती है कि पसंद हो या न हो, फिलहाल वे दोनों मैरिड कपल हैं। अगर उसकी सिस्टर और हस्बैंड एक कमरे में साथ पाए गए तो बदनामी मियामिया की होगी और लोग उस पर रॉटन एग्स फेंकेंगे। चेंगी उसे नॉनसेंस बंद करने के लिए कहता है, लेकिन मियामिया अपनी बात जारी रखती है। उसके मुताबिक मैरिड रिलेशनशिप में ऐसा करना गलत और इम्पोलाइट है। फिर वो बड़ी आसानी से कह देती है कि अगर चेंगी सच में शुएर को पसंद करता है तो वो उनके डिवोर्स तक इंतजार कर सकता है। डिवोर्स के बाद वो शुएर से शादी कर ले। चेंगी पूछता है कि क्या वो उसे बेकार चीजें जमा करने वाला आदमी समझती है। तभी कंपनी से अर्जेंट कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि एक्विजिशन प्लान के डेटा में आखिरी समय पर एरर मिला है। चेंगी तुरंत ऑफिस जाने का फैसला करता है। वो ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है और मियामिया को नीचे उतरने का आदेश देता है। मियामिया कार से उतरकर देखती है कि आसपास सुनसान इलाका है। फिर भी चेंगी ड्राइवर को आगे बढ़ने के लिए कह देता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। कार आगे बढ़ने के बाद सेक्रेटरी चेंगी को याद दिलाता है कि ये वेस्ट रिंग रोड है। यहाँ टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है और बस स्टॉप भी काफ़ी दूर है। वो कहता है कि यंग मिस्ट्रेस के लिए यहाँ से वापस जाना आसान नहीं होगा। सेक्रेटरी सीधे पूछता है कि क्या बॉस को सच में उसकी चिंता है। उसके मुताबिक जियांग फैमिली की घटिया सोच के कारण हुई घटना का गुस्सा मियामिया पर निकालना गलत है। उसे बेचारी यंग मिस्ट्रेस पर दया आती है। उधर मियामिया आसपास बस स्टॉप ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसके पास पैदल वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। वो अकेली सड़क पर चलना शुरू कर देती है। कुछ दूर जाने के बाद चेंगी और उसके लोगों को मियामिया की सिचुएशन का ध्यान आता है। उसके अकेले होने की बात दोबारा उठती है। आखिर बॉस की कार वापस मुड़ती दिखाई देती है। चेंगी उस जगह लौटने लगता है जहां उसने मियामिया को उतारा था। मियामिया अकेली सड़क पर चल रही होती है कि कुछ बदमाश उसे घेर लेते हैं।
वे पूछते हैं कि इतनी सुनसान जगह पर एक लड़की अकेली क्यों घूम रही है। उनमें से एक पीछे से हमला करने की बात करता है। बदमाश उसका चेहरा देखने की जिद करते हैं। वे हंसते हुए मियाँ मियाँ से अपना चेहरा छिपाना बंद करने को कहते हैं। मियाँ मियाँ डरकर उन्हें पास न आने की चेतावनी देती है। वे उसके चेहरे पर लगी चीजों और मेकअप को देखकर उसे अगली मॉन्स्टर कहते हैं। एक आदमी निराश होकर कहता है कि इतनी बदसूरत लड़की पर समय बर्बाद हो गया। वे उसे धक्का देकर गिरा देते हैं और उसका असली चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। मियाँ मियाँ खुद को छुड़ाने के लिए चीखती है। बदमाश जब उसका चेहरा साफ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो अगली नहीं बल्कि बहुत सुंदर है। अब उनकी नीयत और खराब हो जाती है। वे मियाँ मियाँ से अपने साथ खेलने के लिए कहते हैं। तभी चेंगी वहाँ पहुंचकर चुनौती देता है कि उसे छूने की हिम्मत किसकी है। इसके बाद चेंगी उन लोगों से लड़ता है। मियाँ मियाँ डर के कारण चीखती रहती है। कुछ देर बाद बदमाशों की आवाजें बंद हो जाती हैं और खतरा टल जाता है। चेंगी मियाँ मियाँ के पास आकर पूछता है कि थोड़ी देर पहले भागने वाली मूर्ख लड़की अब वहीं खड़ी क्यों है। सेक्रेटरी मन ही मन कहता है कि बॉस का मुंह कितना खराब है। वो साफ तौर पर मियाँ मियाँ की चिंता में वापस आया था, लेकिन सामने आते ही फिर चुभने वाली बातें करने लगा। चेंगी पूछता है कि मियाँ मियाँ को चोट लगी है या नहीं। मियाँ मियाँ तुरंत अपना चेहरा छिपा लेती है क्योंकि हमले में उसका मेकअप खराब हो चुका है। उसे डर है कि अब ये ओल्डर मैन उसे पहचान लेगा। चेंगी उसे सिर उठाकर ठीक से बात करने का आदेश देता है। मियाँ मियाँ बहाना बनाती है कि लोग उसे बदसूरत और अगली मॉन्स्टर कहते हैं। वो अपना चेहरा इसलिए छिपाती है क्योंकि उसे डर है कि चेंगी भी उसे देखकर घबरा जाएगा। चेंगी उसकी लंबी एक्सप्लेनेशन रोककर सिर ऊपर करने के लिए कहता है। मियाँ मियाँ मजबूरी में चेहरा उठा देती है। उसका असली चेहरा देखते ही चेंगी उसे पहचान जाता है। उसके सामने अपनी वाइफ नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल वाली वही लड़की खड़ी है। वो हैरानी से केवल इतना पूछ पाता है, तुम? अगले ही पल उसके मुंह से निकलता है, ये तुम क्यों हो? और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।